So good afternoon everyone. Jai Hind again. And let's start our daily current affairs. Topic जो हमारा है, again we have lot of topics, 17 topic we have. The first topic is anti-defection law to Jharkhand MLA disqualified. एंटी-डिफेक्शन लॉ के पहले भी फ्रंट पेज पे एक है कि जो सेंटर एंड स्टेट के बीच में ऑन द माइनिंग्स, जो माइंस होते हैं उस पर किसका अधिकार होगा उसको भी लेके है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कुछ पता है? व्हाट इज दिस? आपको पता होगा, एक दिन हम लोग डिस्कस किए थे. और आप लोगों को दल बदल कानून, हिंदी में इसको कहते हैं दल बदल कानून. किसी को पता है आप लोगों में से? पार्टी आप लोग देखते होंगे, बीजेपी से कॉन्टेस्ट किया, कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस में, किसी और पार्टी से करके अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो उसमें मंत्री बनने के लिए. तो दैट इज द मेन थिंग. बीजेपी एक्स-एमएलए सर्विंग द लाइफ टर्म रिलीज आफ्टर द गवर्नर. गवर्नर नॉड का मतलब होता है सहमति. यहाँ पे तो ऐसा हो सकता है कि मैं जेल में रहूं, गवर्नर कह दे तो मैं छूट जाऊं, फिर तो लॉ का क्या मतलब? तो देयर इज द पार्डनिंग पावर. प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होता है. वो एक्सेप्शनल केस में होता है. वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या केस होगा जब वहां पे वो छोड़ सकते हैं. ओके, देन वी विल सी दैट द केरला डायस्पोरा ओरिएंटेड पोस्टिंग ड्रॉ द MEA फ्लैग. केरला फॉरेनर्स के जैसे कैसे हम उनके लिए प्लान करेंगे या कोई वेलफेयर चीजें बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती डिसीजन फॉरेनर्स के लिए. या हमारे लोग अगर फॉरेन में भी जाते हैं तो उनके स्टेट का ही डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है. फॉरेन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन सेंट्रल और द यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है. एक दिन हम लोग डिस्कस किए थे कि कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट जबरदस्ती लॉ बना देती है, तो वो चैलेंज होता है और उसके लिए यूनियन उनको मना करता है. तो दैट इज हियर. केरला ने बोला है कि जो फॉरेन में लोग रहते हैं उनके वेलफेयर का हम ध्यान रखेंगे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट वही कह रही है कि आपके अधिकार में नहीं है, वो ध्यान रखने के लिए हम यूनियन लेवल पे हैं. दैट इज द मेन थिंग. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द ओवर 1 लाख कॉजेज लाइकली टू बी रिलीज फ्रॉम द क्यूसेक. होगा ना ये क्यूसेक, ये क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द KRS डैम. कृष्णा राजा सागर डैम इसका नाम है. ये कावेरी नदी पे है. तो यहाँ पे एक फ्लो के बाद वाटर रिलीज करते हैं, उस पर डिस्प्यूट रहता है. जो नीचे वाला स्टेट होता है उसे डूबने या वहां पे बाढ़ आने का खतरा रहता है. तो दैट इज हियर. देन वी विल सी दैट द कर्नाटका वांट्स टू चेंज द नेम ऑफ एयरपोर्ट. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जब किसी एयरपोर्ट का नेम चेंज करना होता है तो क्या मेथड है. ओके, तो यहाँ पे स्टेट प्रपोज करती है, फाइनल जो सहमति होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है. उसके बाद हम किसी एयरपोर्ट का नेम चेंज करते हैं. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द पैनल विल लुक इनटू द इशू ऑफ द बिल नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल काउंसिल. ओके, 6 शेड्यूल को लेकर. 6 शेड्यूल में कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ट्राइबल का जो कैरेक्टर है यूनिक है. असम का कुछ डिस्ट्रिक्ट है, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इन 4 स्टेट्स में जो ट्राइबल हैं उनको कैसे गवर्न करेंगे, एक सेपरेट हमारे पास लॉ है और उस लॉ को हमने 6 शेड्यूल में रखा है. तो ये हम देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू अमेंड सम एरियाज. ओके, 6 शेड्यूल बस इतना जानिए कि उसमें 4 स्टेट्स हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम. आप मैप देखेंगे तो एक साथ असम के अंदर 2 सर्कल बना होगा, त्रिपुरा एंड मेघालय, और एकदम कॉर्नर पे मिजोरम है. एक बार अभी हम लोग मैप में भी इसको देखेंगे. जयशंकर पूछे urgency इन द रिजॉल्विंग द स्टैंड ऑफ एट द LAC. व्हाट इज द LAC? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. ओके, तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और जो हमारा पाकिस्तान के साथ है वो LOC है. उसका मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल. यहाँ पे एक्चुअल कंट्रोल हो गया, वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया. ट्राई सर्विसेज ऑन द थ्रेशोल्ड मेजर रिफॉर्म, CDS. व्हाट इज द फॉर्म ऑफ CDS? चीफ डिफेंस स्टाफ. ओके, तो वो इस समय अनिल चौहान है.
और हमारा कोऑर्डिनेशन के लिए 3 जो सर्विसेज हैं उसके लिए हमने ये पोस्ट बनाया है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द नोटेबल लाइफ ऑफ ए स्कॉलर इकोनॉमिस्ट ऑफ द डिस्टिंक्शन एंड द सोशल कॉन्सेस। तो अभी हमने कल पढ़ा था कि एक सीटी कुरियन जिनका डेथ हुआ है, क्या नाम था, सीटी कुरियन ही था ना, उनका कल डेथ हुआ है, तो उन्हीं के लाइफ पे थोड़ा सा देखेंगे कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, एक बार हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द एड्रेसिंग रिस्क फैक्टर कुड रिड्यूस द डिमेंशिया केसेस बाय द 40%। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? बहुत सही, हाँ हाँ, भूलने की बीमारी होती है बुढ़ापे में, जो भूलने की, जो ओल्ड एज में लोग नहीं भूलने लगते हैं कि कुछ कहिए याद ही नहीं है, वो डिमेंशिया का है। तो आजकल डिमेंशिया का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होने लगा है क्योंकि लाइफ स्टाइल जो हमारा है। तो डिमेंशिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द टीचिंग मेंटल वेल बीइंग विल रिड्यूस द सुसाइड। टीचिंग मेंटल वेलबींग, लोगों को कैसे अपना मेंटल जो पीस है उसको ख्याल रखें, इसके लिए अगर हम स्टार्ट कर दें कुछ क्लासेज लेके कोई प्लेटफॉर्म पे, तो सुसाइड की जो केसेस हैं, इंडिया में 1 लाख से ज्यादा लोग हर साल सुसाइड से डेथ है, और मैक्सिमम जो सुसाइडल डेथ है वो यंग का है। 19 से 25 वाली एज सबसे ज्यादा सुसाइड करती है। तो ये सब चीजें हम कम कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द जियो कैलकुलेशन ऑन द मॉस्को विजिट। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है जो डिस्कस करता है कि जो अभी मोदी जी मॉस्को गए थे, रसा के साथ जो बातचीत हुई है, कैसे वहां पे यूएस के साथ, एंड क्यों हम बैलेंस करना चाहते हैं रसा के साथ, क्यों हम गए, डिस्पाइट कि यूएस में नाटो की मीटिंग थी, वहां पे नाटो की पूरी सबमिट थी, फिर भी हमने मोदी जी रसा का सेम टाइम पे विजिट किए। तो हम देखेंगे क्या चेंज हो रहा है, क्यों ये डिसीजन लिया गया, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द कर्नाटका बिल इज द सिम्पटम ऑफ द लार्ज प्रॉब्लम। तो कर्नाटका बिल क्या था, कंटिन्यूअसली डिस्कशन में है, 2-3 लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए, क्या था, जो वर्कर्स से रिलेटेड हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो ऑलरेडी डिस्कस है, तो इस पे ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, बस देख लेंगे रिपीटेशन के लिए कि क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इसको। देन वी विल सी दैट इज महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल ड्रैकोनियन। तो अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र ने ये अर्बन नक्सल के लिए एक बिल लाया है कि अर्बन एरिया में जो लोग थोड़े से नक्सलाइट एक्टिविटीज में है उसके लिए इन्होंने बिल लाया, काफी ड्रैकोनियन है। ड्रैकोनियन का मतलब होता है काफी ज्यादा, एक तरीके से एंटी पीपल, भयावह होता है ना, ड्रैकोनियन, ड्रैकुला, ये सब आप देखते होंगे, पिक्चर देखा है भूत वाला, ड्रैकुला, ड्रैकोनियन उसी से है। ड्रैकोनियन का मतलब होता है भयावह। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी दैट द इंडियाज इलीगल कोल माइनिंग प्रॉब्लम। कोल माइनिंग में क्या प्रॉब्लम है, आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, कोल माइनिंग से रिलेटेड क्या इशू है, कुछ सुना है न्यूज में? हाँ वो तो ठीक है, और क्या इशू है? एक तो अधिकार की लड़ाई को लेके हो गया, और आप लोग न्यूज में सुनते होंगे रैट होल कोल माइनिंग का नाम सुना है? उसमें नीचे रैट की तरह वो एकदम जाके उसमें आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता है, हाइट कम हो वही लोग उसके अंदर मैक्सिमम जाके कोल झुक के निकाल के लाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। एक ये इशू है। दूसरा इशू है कि अगर नॉर्मल भी कोल माइनिंग में लोग जाते हैं इलीगल, तो वहां पे डेथ काफी होता है, ऊपर से छत गिर जाता है, गैस उसमें निकलने लगते हैं जो पॉइजनस है, इसके कारण डेथ होता है। दीज आर द थिंग्स। सो इस पे पूरा एक डिटेल है क्योंकि अभी कंटिन्यूअसली कई डेथ के केसेस मिले हैं, रैट होल में, मेघालय में हमने देखा, नागालैंड में देखा। तो ये सब केसेज है, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये है, तो इसको हम डिटेल में करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट व्हाट इज बिहाइंड द रवांडाज इलेक्शन आउटकम। रवांडाज इलेक्शन आउटकम, रवांडा कहाँ पे है? ये भी न्यूज अभी 3-4 दिन पहले भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बड़ा एक इंटरेस्टिंग न्यूज था। हाँ, और 100 में से 99% वोट उन्हीं को मिला है। ठीक है, तो रवांडा में प्रोग्रेस भी हुआ है, लेकिन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, इसका भी आरोप लग रहा है कि जो अपोजिशन है उसके खिलाफ काफी वो रिस्ट्रिक्टिव एंड रिप्रेसिव डिसीजन ले रहे हैं। रिप्रेसिव का मतलब क्या हो गया, जेल में बंद कर दिया थोड़ी थोड़ी बात पे, अपोजिशन को थोड़ा भी मौका नहीं देना, ये सब चीजें हम देखने को मिलता है। लेकिन रवांडा में हमने देखा है ग्रोथ भी हुआ है, जो लोगों का डिमांड था अफ्रीकन कंट्रीज में, तो वहां का ग्रोथ बढ़ा है, तो उसको भी हम देखेंगे।
In the last we will see that is there a right way to portray sexual violence on screen. Portray का मतलब क्या होता है, कैसे दिखाया जाता है। जो स्क्रीन पे हम सेक्सुअल वायलेंस, जैसे वीमेंस के खिलाफ डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेंस होता है ना, कि घर में मार पिटाई कर रहे हैं या कहीं पे उनके खिलाफ जो रेप की केसेस हैं, ये सब चीजें कैसे दिखाई जाती हैं, तो उस पे आम जनता पे क्या इफेक्ट होता है। एक है ना कि मतलब क्या इफेक्ट है सोसाइटी पे। जैसे होता है कि कोई भी वायलेंस, नॉर्मल भी अगर वायलेंस टाइप की चीजें दिखाई जाती है तो हमारे दिमाग पे एग्रेसिव टाइप का होता है। हम भी हीरो बनना चाहते हैं, हम भी उस तरीके से कूद के मारना चाहते हैं, बंदूक हम भी चलाना चाहते हैं। नहीं होता कि हीरो चला रहा है, स्टाइलिश लग रहा है, तो वो स्टाइल लोग कॉपी करने के चक्कर में डायलॉग पहले बोलते हैं, फिर लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो ये समाज के लिए सही नहीं है पोर्ट्रे करना। तो ये एस्से के पेपर में कभी आपका उस तरीके का एस्से का क्वेश्चन आता है कि हाउ द सोसाइटी इम्पैक्ट ऑन द मूवीज or the film and how the films and movies impact on the society. जैसे पिक्चर में वही दिखाया जाता है जो सोसाइटी में होता है, वो वही दिखाते हैं ना कि कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इंडिया में आप देखिएगा, इंडिया वाला ही केस दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे लोग बीड़ी पी रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाएंगे कि हर आदमी वाइन पी रहा है। यहाँ के पिक्चर में जो समाज में है वही दिखाएंगे ना। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डाउरी होता है, वही दिखाएंगे। अब यूएस में जो इक्वालिटी की चीज है वो तो नहीं दिखाएंगे कि वहाँ का भी अलग इश्यू है, वहाँ ड्रग का इश्यू है, वहाँ पे भी बंदूक को लेके इश्यू है, जो वहाँ पे हर आदमी को बंदूक रखने का जो फ्रीडम है, इस सब चीजों को। लेकिन हमारा अलग इश्यू है, तो हमारे वहाँ हमारा ही दिखाया जाता है। हमारे वहाँ भूत प्रेत ही दिखाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं वैम्पायर्स दिखाया जाएगा, उनकी मूवी में वैम्पायर्स दिखाया जाता है, वहाँ के भूत वो वैम्पायर होते हैं। तो जो समाज होता है वैसा ही दिखाया जाता है। आर यू गेटिंग ना? यहाँ के पिक्चरों में यहाँ के देवी देवताओं को दिखाया जाएगा, जैसे पूजा पाठ होता है उस तरीके से दिखाया जाता है। वहाँ पे चर्च दिखाया जाता है। तो सोसाइटी में जो होती है वहाँ की पिक्चर वही दिखाती है, और जो पिक्चर में दिखाया जाता है हम वो सीखने लगते हैं, अगर नहीं भी है। करवा चौथ पहले नहीं था, डीडीएलजी करवा चौथ कॉमन हो गया, अब सबको ही को शौक हो जाता है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो पहले कॉमन नहीं थी। बर्गर पिज्जा कॉमन, क्योंकि पिक्चरों में देख देख के कॉमन हुआ। दीज आर द थिंग्स। ओके, तो ये सब चीजें हैं, तो इस पे हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फ्रंट पेज, स्टेट हैव अनलिमिटेड राइट टू टैक्स मिनरल रिच लैंड्स। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट्स, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स हैं, इनके पास हैव द अनलिमिटेड राइट टू टैक्स ऑन द मिनरल रिच लैंड्स। माइंस उसी को कहते हैं। अभी तक बड़ा कंफ्यूजन था कि किसके हक में है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि ये स्टेट्स के पास होगा, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल, ये शेड्यूल 7, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 है, एक पेज है, एक पेज नहीं 2-3 पेज है, जहां पे ये डिसाइड हुआ है कि एक पार्ट में, एक पार्ट का जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट है वो यूनियन के पास हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट और सेंटर के बीच में क्या पावर होगा, किस एरिया में किसके पास पावर होगा, वो साफ साफ डिवाइड किया है। क्योंकि जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उनको लगा कि बाद में झगड़ा होने लगेगा, सेंटर और स्टेट आपस में लड़ाई करेंगे, तो उन्होंने साफ साफ इसको एक अलग पार्ट दिया है। किताब होता है चैप्टर, वैसे ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है उसका एक पार्ट ही दिया है, डिवीजन बिटवीन द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, उस पार्ट को शेड्यूल 7 कहते हैं। क्लियर हो रही है? शेड्यूल 7 लिख लीजिए। शेड्यूल 7 दैट्स डिवाइड पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। शेड्यूल 7। अब शेड्यूल 7 को 3 भागों में बांटा गया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में यूनियन के लिए पावर रखा गया है, लिस्ट 2 में स्टेट के लिए रखा गया है, और लिस्ट 3 जो है वो उसमें कॉमन के लिए रखा गया है कि उसमें रहेगा दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट्स भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है। लेकिन एक चीज है, अगर लिस्ट 2 में जो सब्जेक्ट है उस पे स्टेट ने पहले लॉ बनाया है और बाद में यूनियन ने बनाया, तो स्टेट वाला लॉ हट जाएगा, जो मान्य होगा वो यूनियन वाला होगा। स्टेट लिस्ट 3 के लिए है, कॉमन। समझ में आ रहा है?
पहले वाले लिस्ट वन को यूनियन लिस्ट कहते हैं, दूसरे वाले को स्टेट लिस्ट और तीसरे वाले को कॉनकरेंट लिस्ट। तीसरे वाले को कॉनकरेंट लिस्ट। पहले वाले को यूनियन लिस्ट, दूसरे वाले को स्टेट लिस्ट और तीसरे वाले को कॉनकरेंट लिस्ट। क्लियर हो रही है? अब दिक्कत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट साफ साफ डिवाइड है, लेकिन यहां पे थोड़ा लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन का कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। लिस्ट 2 7 शेड्यूल, यहां पे 7 शेड्यूल है, इसका लिस्ट 2 में जो 49 एंट्री है वहां पे बोला है कि टैक्स ऑन द लैंड एंड द बिल्डिंग, ये किसके हक में चला गया? स्टेट का। लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 का 49 एंट्री है, लेकिन सेम लिस्ट में आगे लिखा है कि टैक्स ऑन द मिनरल्स राइट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ रिलेटिंग टू द मिनरल्स डेवलपमेंट। आप समझ रहे हैं? पहले तो बोला कि लॉ ये है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट टू है का मतलब कि इस पे अगर लॉ बनाना हो तो पार्लियामेंट बना सकता है, पार्लियामेंट यूनियन पावर हो गया। लेकिन टैक्स की बात यहां पे हो रही है। अब इसका मौके का फायदा उठा के पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, ठीक है, माइंस एंड द मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। अब उस एक्ट के थ्रू क्या करता है, सेंटर कहता है कि ये पूरा राइट धीरे धीरे अपने में लेना स्टार्ट किया। अब स्टेट को लगता था कि मेरे पास है, अब स्टेट को लगेगा ना कि भाई अगर किसी का कोई हक लेता है, केरला में अलग गवर्नमेंट है, सेंटर की अलग गवर्नमेंट है, मोदी जी हैं, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की है, तो आप अगर टैक्स स्टार्ट कर दे माइंस में लेना तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनका है, कहीं ना कहीं वो आपत्ति जनाएंगे। तो काफी कई स्टेट्स, कई पब्लिक ये अंडरटेकिंग्स होती हैं और कई जो प्राइवेट अंडरटेकिंग्स है, प्राइवेट कंपनी, सब मिलके गए सुप्रीम कोर्ट में कि आप डिसाइड कीजिए कि जो माइंस एंड मिनरल्स पे जो पावर होगा वो किसका होगा, आप साफ साफ पढ़ के बताइए। ओके, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो वही है। इन्होंने कहा है कि जो राइट्स है, द राइट्स ऑन द माइंस विल बी एब्सोल्युटली विद द स्टेट्स, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है। जजमेंट में 9 जज बैठे थे। बेंच होती है ना, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है वहां पे 3, 5, 7, 9 ऐसे होता है। ओके, तो यहाँ पे 9 लोगों का जजमेंट है। 8 लोगों ने कहा है कि ये जो पावर है टैक्सेशन का वो स्टेट्स के पास होगा। सिर्फ एक ने इसका विरोध किया है, और एक ने भी विरोध किया, लेकिन और सब चीजों में कहा है कि कहीं ना कहीं जो रॉयल्टी है, जस्टिस नागरत्ना है, उन्होंने विरोध किया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि रॉयल्टी वाज नॉट ए टैक्स, रॉयल्टी टैक्स नहीं है। ठीक है, रॉयल्टी एंड टैक्स में क्या डिफरेंस होता है? टैक्स क्या होता है? टैक्स तो सबको पता है ना, कि कोई अगर कोयला निकल रहा है, निकाल के आप 10 रुपए का बेच रहे हैं तो उस पर 10% टैक्स लेगा, गवर्नमेंट बोलेगा कि ये हमें आपको देना पड़ेगा। ओके, रॉयल्टी ये होता है कि जब किसी चीज को आप लाइसेंस किसी को देते हैं, तो एक होता है ना कि अधिकार देते वक्त कि ये अधिकार लेना है तो इसके लिए आपको पहले इतने पैसे जमा करने पड़ेंगे, या ईयरली बेसिस पे आपको इतने पैसे देने पड़ते होंगे, होता है ना। जैसे आप कोई किराए पे, जैसे 1 साल के लिए आप कोई गाड़ी दें तो एक बार एक पैसा देना पड़ता है, या आप कोई शॉप ही ले लें, आप कभी किराए पे शॉप लें तो एक बार वो पैसे मांगते हैं, यहाँ पे जैसे पगड़ी कहते हैं, कुछ ऐसे होता है रॉयल्टी। तो वो एक तरीके से जब गवर्नमेंट की रिसोर्स होती है, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, तो वो रॉयल्टी एक बार देना पड़ता है। दैट विल बी फॉर द लाइसेंसिंग एंड द राइट ऑन द डू माइनिंग। रॉयल्टी के बाद टैक्स कब होगा? जब आप कोयला निकाल के बेचना स्टार्ट करेंगे, तो जो बेनिफिट कोयला निकाल के आप बेच रहे हैं उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे इन्होंने कहा है कि जो यूनियन बोल रहा था रॉयल्टी एंड टैक्स एक ही है, तो हम इसको टैक्स को भी अपने ही अधिकार में ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे रेगुलेशन की बात हो रही थी ना। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 50 जो एंट्री है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि राइट ऑन द सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन इम्पोज बाय द पार्लियामेंट
रिलेटिंग टू द मिनरल्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे जो रेगुलेशन की बात हो रही है वो ये हो सकता है कि जो मिनरल्स वाला एरिया है वहाँ पे रेगुलेशन, जैसे कि वहाँ के लोग हैं उनको कैसा स्कूल कौन बनवाएगा उस एरिया में, या उस एरिया में हॉस्पिटल कैसे बनेगा, ये सब का रेगुलेशन करें। लेकिन जो टैक्स का पार्ट है वो टैक्स किस पे होगा, वो स्टेट के पास होगा साफ साफ यहाँ पे, क्योंकि लैंड एंड द बिल्डिंग, तो माइनिंग्स लैंड पे ही होती है ना, वो लैंड का ही एरिया है। अगर आप पूरा लैंड का ही टैक्सेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दैट विल बी माइनिंग एज वेल। क्लियर हो रही है? इससे बहुत कंफ्यूजन था, अभी भी दिक्कत है। एक जस्टिस ने बोला है कि नहीं, नागरत्ना ने बोला है कि अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि जो टैक्सेशन है वो पार्लियामेंट के पास जा सकता है बाय द एंट्री 50। तो कॉन्स्टिट्यूशन का यही चीज है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, लोगों को नहीं समझ में आता है, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है वो बताती है कि क्या चीजें हैं। कभी कभी कंफ्यूजन होती है ना रीडिंग जो नोट्स है वो पढ़ने में, तो दैट इज द मेन थिंग। समझ में आ रहा है ये चीजें? एंट्री 49 एंड एंट्री 50 की बात हो रही है। लिस्ट समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे लिस्ट 2, लिस्ट 1, लिस्ट 3 किस लिए दे के रखा है। आर्टिकल 243 साफ साफ ये बोलता है कि दैट विल बी द क्वायरिंग एंड एवरीथिंग दैट विल बी अंडर द स्टेट लेजिस्लेचर। एक आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन में 247, वो भी क्लियर बोलता है कि माइनिंग एंड क्वायरी विल बी द स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन ड्यू टू द लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया था, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, तो माइनिंग को अपने हक में लेना स्टार्ट कर दिया था। दिस इज द मेन रीजन। क्लियर हो रहा है ये चीजें? क्योंकि 49 जो एंट्री है वो साफ साफ बोल रहा है स्टेट के पास होगा, लेकिन 50 वाला बोल रहा है कि पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। मौके का फायदा उठा के पार्लियामेंट ने ये लॉ बना दिया और ये लॉ बना के मैक्सिमम माइनिंग की चीजें अपने हक में लेना स्टार्ट कर दिया। क्लियर हो गया कि क्या झगड़ा था, क्या लड़ाई हो रहा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन लिया है। क्लियर क्लियर हो रहा है? चीजें समझ में आ रही? लड़ाई है दो, स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट आपको समझ में आती है ना, योगी जी की गवर्नमेंट है और मोदी जी की गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे गोरखपुर में कहीं बालू की राप्ती के किनारे बालू निकलता है, सैंड। अब सैंड माइनिंग करनी है। अब मोदी जी ने कहा कि हम टैक्स लगाएंगे, योगी जी ने कहा हम टैक्स लगाएंगे, तो लोग कहेंगे कैसे? लड़ाई हो गया। तो किताब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो खोल के पढ़ते हैं तो वहां पे दो जगहों पे इसका जिक्र है। जो डिवीजन है पावर ऑफ द मोदी जी एंड योगी जी, जो स्टेट एंड यूनियन का पावर है वो डिवाइड है शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 7 में साफ साफ लिस्टिंग है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में किसका अधिकार है? मोदी जी का। जो सेंट्रल यूनियन का अधिकार है वो लिस्ट 1 में है। योगी जी का किस में? लिस्ट 2 में। और लिस्ट 3 ऐसा है जिसपे दोनों का अधिकार है, लेकिन अगर स्टेट का लॉ है और यूनियन ने बना दिया तो यूनियन का पावर ज्यादा होता है। तो एक तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट में भी कहीं ना कहीं डोमिनेंट जो रोल है यूनियन का है। ओवरऑल जो स्टेट के पास आ रहा है लिस्ट 2 है। झगड़ा क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि एक ही जगह दो तरीके के भाषा लिखे हैं। एक जगह बोला है कि टैक्स पे अधिकार जो होगा वो स्टेट का होगा, लेकिन बाद में लिख दिया है कि पार्लियामेंट इस पे रेगुलेशन बना सकता है। अब राप्ती के किनारे पूरी सैंड है, टैक्स बालू पे लगाना है तो साफ साफ लिखा है, लेकिन अगर उसके आसपास कोई कम्युनिटी रहती हो, मानिए उसके आसपास मछुआरे लोग रहते हो, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट करेगी, कैसे करेगी, स्कूल हॉस्पिटल कैसे उनका जॉब फिक्स होगा, इस पे अगर कोई लॉ बनाना है, या उनके हेल्थ पे जो इम्पैक्ट होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, इस पे लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। ये वाला मतलब था। लेकिन यूनियन ये बोल के कि नहीं टैक्स पे भी लॉ बना सकते हैं, उन्होंने टैक्स ही ले लिया था ड्यू टू द दिस एक्ट। तो लड़ाई हो गई थी। नियर अबाउट 84 लोग गए हैं, 86 अपील है इसके लिए। कई स्टेट, कई प्राइवेट कंपनियां, कई गवर्नमेंट कंपनियां मिलके ये केस की हैं कि इस पे क्लियरिटी आनी चाहिए। तो अब इन्होंने साफ साफ जजमेंट आया है। 9 लोग जज थे सुप्रीम कोर्ट के, 8 लोगों ने सपोर्ट में बोला है, एक ने विरोध में बोला है कि अभी भी यूनियन इस पे टैक्स पे पावर मतलब लॉ बना सकती है। दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे एक चीज और है, रेजिडुअरी पावर। किसी को पता है व्हाट इज द रेजिडुअरी पावर? रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी पावर जो है वो यूनियन को दिया गया है। व्हाट इज द रेजिडुअरी पावर? कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है रेजिडुअरी पावर पे। रेजिडुअरी पावर होता है
मानिए कोई ऐसा चीज है, सब चीज का तो लिस्टिंग है नहीं, कोई कोई चीजें न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू एरिया आता है जिसपे हमको कुछ नहीं पता है। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। 50 साल बाद पहले किसी ने सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये सब क्या होता है? तो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी होती हैं, उन 3 लिस्टों में जो चीजें नहीं लिखी हैं और वो एकाएक आ गया, तो उस पे जो पावर होगा उसको रिजिड्यूरी पावर कहते हैं। और रिजिड्यूरी पावर किसको दिया गया है? यूनियन को दिया गया है, मोदी जी को दिया गया है। क्लियर? रेजिड्यूरी पावर, अब कंफ्यूजन नहीं आएगा ना, ये लिख लीजिएगा। रेजिड्यूरी पावर ये बहुत ही बड़ा पावर होता है, क्योंकि ऐसा चीज जो नहीं लिखा है तो वो सीधे यूनियन के पास चला जाएगा। तो कोई भी नया चीज आता है वो यूनियन के पास डायरेक्ट जाने लगता है, इसीलिए इस पावर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर माना जाता है। क्लियर? आगे बढ़े, कोई कंफ्यूजन इसमें? नेक्स्ट न्यूज है, महाराष्ट्र में काफी बाढ़ है। बाढ़ तो सब जगह है। अब पुणे की ये हालत है कि वहां पे नाव चल रहा है, पुणे के शहर में इतना वो ज्यादा है बारिश। तो दैट इज द थिंग, नॉर्मल। ये सब नॉर्मल चीज है। यूएस, इजराइल, ईरान का युद्ध कंटिन्यूअसली चल रहा है, ये सब तो आपको पता होगा, कुछ खास नहीं है। ये चीजें क्लियर है ना कि इजराइल एंड गाजा पे अटैक किया है, उसके विरोध में ईरान इनसे लड़ रहा है। ईरान बहुत से ऐसे चीजें ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि हिजबुल्लाह हुआ, हौती हुआ, उन सबको बैक साइड से सपोर्ट कर रहा है। तो उसको लेके लड़ाई होते रह रही है। इस पे आर्टिकल आएगा तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आपको कॉमन चीजें पता होनी चाहिए। टैक्स इस समय आईटीआर का लास्ट डेट चल रहा है, 31 जुलाई है, तो ये कॉमन चीजें है। व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ से 2 झारखंड के एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। दल बदल कानून, ये बहुत कॉमन है। दल बदल कानून ये होता है कि जैसे मैं किसी पार्टी से इलेक्ट हुआ, जैसे मानिए इलेक्शन था, इलेक्शन में सपा था, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, बीएसपी थी, आप था, ठीक है। मैं गया कांग्रेस के सीट से इलेक्ट होके, ठीक है, और वहां पे जाके देखा कि कांग्रेस की सीट कम आई है, बीजेपी की ज्यादा ही है, बीजेपी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, बीजेपी की कुछ सीटों की कमी है, कोलिशन गवर्नमेंट है। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि मैं आपका सपोर्ट कर दूंगा, मुझे मंत्री बना दिया जाएगा। आर यू गेटिंग ना? मंत्री का पोस्ट कोई भी जीतता है, अब 40 करोड़ लगा के जीत रहे हैं, तो मंत्री बने बिना तो इतना आएगा नहीं, तो हर आदमी को मंत्री बनना है। ओके, तो क्या करते हैं, वो दल बदल लेते हैं। ये चीजें 1970 में बहुत कॉमन देखी गई। ये इसको कहा जाता है कि आया राम गया राम का एक कहानी चला था 1970 में। एक गया लाल नाम के एमएलए थे, हरियाणा का इलेक्शन हुआ, गया लाल नाम के वो एमएलए थे। अब वहां पे सिर्फ एक सीट से गवर्नमेंट, दोनों पार्टी टाई पे आ गई थी। एक अगर एमएलए सपोर्ट कर देता जिसका, तो उसकी गवर्नमेंट बन जाती। तो ये कांग्रेस को पहले गए सपोर्ट करने, तो कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया कि हम जा रहे हैं गवर्नमेंट बनाने। अब कांग्रेस के सारे एमएलए जब जाने लगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तब तक फोन आया कि अरे गया राम तो गया, वो बदल लिया। फिर 3 घंटा बाद वो चला गया यूनाइटेड फ्रंट, उस समय की अपोजिशन पार्टी थी, उसमें चला गया। अब यूनाइटेड फ्रंट वाले जाने लगे कि हम जा रहे हैं गवर्नमेंट बनाने, तो गयालाल उनमें शामिल हो गए। अब वो जो जा रहे थे अपने लेजिस्लेटिव के सामने, तब तक फोन आया कि गयाराम फिर बदल लिया, गयालाल चला गया कांग्रेस में। फिर शाम को गयालाल, अब शाम को फिर से जा रहे थे लोग गवर्नमेंट बनाने, कांग्रेस वाले वापस तीसरी बार इसमें आ गया। फिर जब जा रहे थे तो फिर कॉल आया कि गयालाल तो फिर गया। एक दिन में उस आदमी ने 3 बार अपना शिफ्ट किया लॉयलिटी। तब समझ में आया कि कोई लॉ ऐसा होना चाहिए कि लोग मजाक न बनाए। जैसे होता है ना कि आपने जब इलेक्शन किसी एक पार्टी के नाम पे लड़ा है, तो लोग उस पार्टी की आइडियोलॉजी को भी तो देखते हैं। जैसे कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुआ, अलग अलग आइडियोलॉजी हुआ, अलग अलग है, काफी डिफरेंट आइडियोलॉजी है। ये आपकी अलग है, बीएसपी की अलग है, कोई किसी को समर्थन करता है, कोई किसी को समर्थन करता है। तो आम जनता गई वोट देने पार्टी के नाम पे और आप बदल लिए। तो ये है, मतलब इसके पीछे ये फिलॉसफी दिया गया कि अगर आपको सच में आपका बदलना है तो पहले आप रिजाइन दीजिए उस पोस्ट से, इलेक्शन लड़िए दोबारा और उस पार्टी से जीत के आइएगा, तब आप क्वालिफाइड होंगे। वरना अगर जीतने के बाद अगर आपने पार्टी बदल दिया तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ में आया 1985 में। 72nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ओके, 1985 में 52nd
अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको लाया गया था। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो शेड्यूल 10 में है। जैसा अभी हमने पढ़ा शेड्यूल 7 में डिवीजन ऑफ द पावर है, शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ को रखा गया है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें है? जैसे शेड्यूल 7 लिखा था तो अब शेड्यूल 10 में ये है। क्लियर हो रही है चीजें कि क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ? शेड्यूल 10 52nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसको लाया गया। ओके, और इसमें जो फाइनल अथॉरिटी होती है डिस्क्वालिफिकेशन को लेके वो स्पीकर के हाथ में होता है। स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी। अगेन जैसे हमने मनी बिल पढ़ रहे थे, मनी बिल में सर्टिफिकेशन का किसके पास था? स्पीकर के पास। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में भी स्पीकर के पास होता है। ठीक है, क्लियर हो रही है? स्टार्टिंग में जब लॉ बना था तो ऐसा माना जा रहा था कि 1/3, जैसे अगर सिंगल आदमी बदलेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन मानिए कोई पार्टी जीती और उसमें से 9 लोग पार्टी के टोटल एमएलए हैं, 9 में से अगर 3 तोड़ के जा रहे हैं सपोर्ट करने 1/3, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन इसको हटा दिया गया, अभी हमने 3/4 कर दिया है कि 3/4 जब तोड़ के जाएंगे, 3/4 का मतलब क्या हुआ? अगर 8 टोटल एमएलए हैं तो 3/4 कितना होगा? 6 होगा। तो 8 में से अगर 6 जाएंगे तब डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो एक बार लिख लीजिएगा कि 3/4 अभी है, 3/4 पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। 3/4 अगर डिफेक्ट करें, इफ द डिफेक्शन इज ऑफ द 3/4 ऑफ द टोटल मेंबर, तो वहां पे नहीं होगा। 3/4 उस स्टेट का लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बीएसपी का है तो टोटल 3/4 होगा। उस स्टेट के जो एमएलए हैं 3/4 ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। 2003 में 84th अमेंडमेंट एक्ट 93 है, एक बार देख लेते हैं। 2/3 वो तो काफी उस पर डिबेट चल रहा था ना, उस पर तो उन्होंने ये नहीं माना 2/3, स्प्लिट माना ही नहीं। उन्होंने कहा ओरिजिनल पार्टी ये है। महाराष्ट्र का तो बहुत अलग केस है, उन्होंने ओरिजिनल पार्टी के नाम पे लड़ाई था, 2/3 ये सब देखा ही नहीं। ओके, उन्होंने ये देखा कि दैट विल बी हु इज द ओरिजिनल। 2/3, अच्छा एक बार इसको भी देख लेंगे 2/3 है कि 3/4 है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ और कैसे ये फॉलो होता है? पहले ये माना जाता था कि स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी, लेकिन अभी ये माना जाता है कि उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस गया, कोहितो होलिहन केस, उसमें उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर कोई दिक्कत आ रहा है बीच में कि जो डिफेक्शन है दैट इज नॉट ऑन द प्रॉपर ग्राउंड, तो वहां पे कोर्ट उसको देखेगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? यहां पे नेक्स्ट है कि व्हाट इज द दिस बीजेपी एक्स एमएलए सर्विंग लाइफ टर्म रिलीज आफ्टर द गवर्नर्स नॉड। तो गवर्नर ने सहमति दिया तो उनको छोड़ दिया गया। ओके, तो व्हाट इज दिस? पार्डनिंग पावर होता है आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161। पार्डनिंग पावर देता है, 72 किसको देता है? प्रेसिडेंट को, एंड 161 गवर्नर को। तो पार्डनिंग पावर इसलिए है कि माना जाता है कि जब कभी ये एक्सेप्शनल पावर है, नॉर्मल केस में ऐसा नहीं है कि गवर्नर किसी को भी दे रहे हैं, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन में दिया जाता है। ये पावर इसलिए दिया गया है कि माना जाता है कि कोई भी गलती कर सकता है। जो जुडिशरी है उसमें भी जो डिसीजन लेते हैं जज लेते हैं, तो जज एक इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, ऐसा थोड़ी कि 100% परफेक्ट है। लेकिन ऐसा केस अगर हो जाए जहां पे कोई माइन्यूट सी एविडेंस या कुछ भी हुआ हो, उसमें चूक हो गया हो और गलती से एक निर्दोष को मौत की सजा दे दी गई, होता है ना कि चूजे चेंज हो गई, कोई पुअर पीपल है या कोई गरीब आदमी है, वो अपना सही से केस रख नहीं पाया, कोई अमीर आदमी है वो ऐसा केस रख दिया अपने लॉयर को दिखा के कि उसी को गलत प्रूफ करा दिया, वही विक्टिम है उसी को प्रूफ कर दिया कि आप ही मेन है। ओके, तो उसी को सजा हो गई। तो ऐसे केस में अगर बाद में पता चलता है तो इसके लिए प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को पावर दिया गया है कि वो जो जितनी भी सजाएं हैं वो माफ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 डिफरेंस है, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रेसिडेंट किसी भी, जैसे मैक्सिमम डेथ का भी अगर सेंटेंस है तो उसको भी पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर डेथ का सेंटेंस हो तो उसको पार्डन नहीं कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस आप लोग लिख लीजिए कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन इवन द डेथ सेंटेंस। लेकिन इसमें ये डिफरेंस है ना कि सब्जेक्ट भी देखा जाएगा। गवर्नर के लिए ये है कि गवर्नर का देखा जाए कि वो स्टेट लॉ से रिलेटेड है या
यूनियन लॉ से रिलेटेड है। यूनियन से होगा तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, स्टेट से होगा तो वो गवर्नर ले सकता है। अगर यूनियन का सब्जेक्ट है और उस पर सजा हुई है तो वो लॉ जो भी माने कई लॉ बनते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र ने लॉ बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, तो अगर लॉ अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी तो वहां पे सिर्फ प्रेसिडेंट ही करेगा। मार्शल लॉ में भी मार्शल लॉ का केस हो, एयरफोर्स अगर ये आर्मी की अगर कोर्ट का केस हो तो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर के पास पावर नहीं होता है। तो मार्शल लॉ के लिए गवर्नर के पास पावर नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट तो अगर इससे स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू जाए तो कर सकती है। ठीक है, आर्टिकल 136 करती तो है कई वाले केसों में, कहीं कहीं पे उनको अलग रखा गया क्लियर कट, लेकिन स्पेशल लीव पिटीशन हो तब वहां पे देख सकते हैं। ये सब चीजें क्लियर हो रही हैं कि गवर्नर का कहां पे है, प्रेसिडेंट का क्या है। आर्टिकल 72 है वो प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर देता है, और आर्टिकल 161 दैट इज द गिविंग टू द गवर्नर। अब पार्डनिंग भी कई तरीके का होता है, एक बार देख लेते हैं। पार्डनिंग में एक होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में होता है कि कम्यूटेशन इसके अंडर में क्या करते हैं कि चेंज टू द लाइटर, जैसे कोई ज्यादा सजा है उसको हल्का कर देंगे कम्यूटेशन में, उसमें पूरा पार्डन नहीं करेंगे। पार्डनिंग में जो है वो कंप्लीट पार्डन हो जाता है, एकदम जीरो माना जाएगा कि आपने सजा किया ही नहीं, वो कन्विक्शन ही हट जाएगा। और कम्यूटेशन में घटा देंगे। चीजें समझ में आ रही हैं। फिर एक होता है रेमिशन। रेमिशन में कैरेक्टर सेम रहेगा, पीरियड ऑफ सेंटेंस इसको घटा देंगे, जैसे 10 साल से घटा के 7 साल कर देंगे। तो पार्डनिंग, कम्यूटेशन, रेमिशन समझ में आ रही है। एक बार लिखते भी रहिए आप लोग। पार्डनिंग में टोटल कन्विक्शन एब्सॉल्व हो जाता है। यहां पे है पार्डन, कंप्लीटली पर्सन कंप्लीटली ऑफ द क्राइम एंड लेटिंग हिम गो फ्री, एकदम छोड़ देंगे उसको, डेथ का सजा है उसमें भी चीजें छोड़ दी जाएंगी। कम्यूटेशन में हल्का लाइटर पनिशमेंट में चेंज कर देते हैं। रेमिशन में पीरियड का सेंटेंस जो है वो घटा देंगे। प्रोसेस होता है कि जो होम मिनिस्ट्री के पास वो देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि मिसकैरिएज ऑफ अगर ये हो, मतलब कि कोई जस्टिस में कमी हो, या उनको लगा कि जब जजेस ने देखा हो तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं, मतलब बैकग्राउंड भी देखना होता है कि फैमिली बैकग्राउंड क्या था, क्या कंडीशन था, ये सब चीजें देख के होम मिनिस्ट्री करती है। तो होम मिनिस्ट्री रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फाइनल डिसीजन देते हैं। मीन है, जैसे मैं बता रहा था कि जैसे ऐसा माना जाता है कि जो जजेज हैं वो भी इंसान है, वो भी इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको उससे भी गलती हो सकती है। पहला तो रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि हमारे जो रिलीजन है उसमें भी माना जाता है कि हम किसी को मार नहीं सकते हैं, मौत नहीं दे सकते हैं। तो खासकर डेथ के सेंटेंस में पार्डनिंग पावर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेथ अगर एक बार हो जाएगी तो दोबारा, मानिए किसी को सजा दे दिया गया मौत का और 5 साल बाद पता चला अरे वो तो था नहीं, मानिए रेप केस में फंसा देते हैं ना कभी कभी, या कोई भी मर्डर का केस है, किसी और ने मर्डर किया और वहां पे गया, वो बंदूक किसी और ने उठाया, सारा कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया सीन की पता चले कि इसने ही किया है। आर यू गेटिंग ना, कि वहां पे चीजें कभी कभी बदल जाती हैं। और ऐसे केस में क्या होता है कि कभी कोई गया बचाने के लिए और उसे ही कह दिया कि यही मेन विक्टिम था और यही मेन एक्यूज था, होता है ना। हमारा वैसे जो जुडिशियल सिस्टम है वो है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप देखेंगे कोर्ट में जल्दी किसी को सजा नहीं मिलता है, 100 लोग हैं, बहुत लोग फ्री छूट जाते हैं। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब होता है कि थोड़ा भी ये न लगे कि ये नहीं कर सकता है। 4 प्रूफ है कि इन्होंने किया है, अगर 2 प्रूफ भी आ जाता है कि इन्होंने नहीं किया है तो जज मानेगा कि नहीं किया है। जब बियॉन्ड लगेगा कि कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी सस्पिशन नहीं है, तब जाके सजा होती है। ये हमारा जस्टिस सिस्टम है। इसके पीछे ये है कि भले 3 या 5 लोग जो सजा किए वो छूट जाए, लेकिन बेगुनाह को ना फंसा दिया जाए। होता है ना कि बेगुनाह को न किया जाए, तो इसीलिए हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो बेस्ड है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप देखते होंगे कई लोग होते हैं सजा पाए बिना छूट जाते हैं। दिस इज द मेन थिंग। मेन ये भी है कि जैसे सजा हो गई,
जो सजा काट के आ गया, मेन हमारा जो जस्टिस सिस्टम है उसमें ये नहीं है कि बदला लेना है, मारा है तो उसको भी मार देना है। जो हमारा जस्टिस सिस्टम है रिफॉर्म है, कि उसको हम बदल दें, समाज को अच्छा किया जाए, जो गलत भी कर रहा है उसको मेंटली हम सही कर दें, कि उसको लगे कि नहीं मैंने गलती, उसे महसूस होना स्टार्ट हो जाए कि उसने गलती किया। आप देखिएगा कि बहुत से देश हैं जहां पे, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां पे डेथ का सेंटेंस नहीं है। वहां मानते हैं कि डेथ सेंटेंस कोई इतना बड़ा डिटरेंस नहीं है। खासकर आप देखिएगा कि जितने भी, जैसे ये नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ कहीं पे भी डेथ सेंटेंस नहीं है, वहां डेथ का है ही नहीं, सजा ही नहीं देते हैं। और उनका मानना है कि रिफॉर्म नहीं होता है डेथ से। और जहां पे भी ज्यादा ये सब डेथ सेंटेंस है वहां क्राइम ज्यादा है। सऊदी अरबिया में हाथ काट देंगे, गला काट देंगे, पैर काट देंगे, वहां और केसेज होती हैं। ऐसा नहीं है कि वहां बहुत शराफत है, वहां पे ये सब केसेज बहुत ज्यादा है। जहां पे जितना रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, जितना खूंखारी से आप ट्रीट करते हैं लोगों को, रिफॉर्म नहीं होता है। लेकिन वही आप देखिए डेवलप्ड कंट्री, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, या यहाँ पे जो भी ये यूरोपियन कंट्री है, वहां पे नहीं है, क्योंकि वहां पे वो उन्हीं को महसूस कराते हैं कि गलती किया है आपने, उनको जिंदा रखते हैं। एक बहुत अच्छा एक हॉलीवुड पिक्चर है, मैं नाम भूल गया, उसमें यही वो पूरा पिक्चर इसी पे है, ये यही शो करते हैं कि उसको सजा मौत की दिया जा रहा है, लेकिन जिसके खिलाफ वो क्राइम है वो कह रहा है नहीं, मौत की सजा नहीं होनी चाहिए, इसको जिंदा रखो, इसे महसूस कराने दो कि सच में वो गलती करेगा। लास्ट में जब ये चिल्लाएगा कि नहीं मुझे मौत दे दो, तभी भी इसे मौत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसे फील होना चाहिए। आप देखेंगे निर्भया रेप केस हुआ था 2012 में, सब एक्यूज को फांसी की सजा दे दी गई, उनको कोई भी डर नहीं था, वो कह रहे थे ठीक है हमने किया, लड़की का गलती है। वो लास्ट तक कह रहे थे क्यों वो रात में घूम रही थी, क्यों क्यों बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, तो डेथ से नहीं डर लग रहा था, ऐसा नहीं था कि बहुत उनको ये होने लगी। आर यू गेटिंग ना? चीजें ये होनी चाहिए कि रिफॉर्म होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? ये चीज थोड़ी फिलोसफिकल ये सब चीजें हैं, समझ में आ रही है कि क्या जस्टिस सिस्टम है, कैसे हम चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। आप इस पे भी काफी डिबेट चलता है कि डेथ पेनाल्टी रखना चाहिए कि हटा देना चाहिए। और जो डेटा आता है जहां पे भी डेथ और जितना भी हादसा है, जिस भी कंट्री में, यूएस में डेथ पेनाल्टी है, वहां क्राइम रेट बहुत हाई है। तो डेथ पेनाल्टी से ऐसा नहीं है कि क्राइम कम हो जाता है। निर्भया कांड के बाद हमने भी बहुत लॉ हटा दिया और कठिन बना दिया, लेकिन उसके बाद तो केसेज और बढ़ गए। दिल्ली में रेप के केसेज बढ़े हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने केस बढ़ा दिया, सजा बढ़ा दिया तो लोगों में डर हो गया। लोगों में तब चीजें खत्म होती है जब उन्हें एजुकेट किया जाता है, उन्हें बताया जाता है बचपन से कि ये सही है, ये गलत नहीं है। किसको कानून पता है कि किसके लिए क्या सजा है? अगर पता भी है तो अगर सही से एजुकेट नहीं किया जाता है तो वो गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हम सही कर रहे हैं, लॉ गलत है। जो गलती करते हैं उनको लगता है कि लॉ बदलना चाहिए, हम नहीं बदलेंगे। आर यू गेटिंग ना कि क्या चीजें हैं? तो दीज आर द थिंग, और इसीलिए हमने पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट को दिया है कि कभी कोई गरीब है जिसके पास पैसे नहीं, उसको फंसा दिया गया और वो केस हार गया और बाद में पता चले, तो समाज के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। भले 10 लोग जो सच में गुनाह किए वो छूट जाए, लेकिन एक जो बेगुनाह है उसे सजा नहीं मिले। तो हमने 2 सिस्टम लाया, एक तो क्लीमेंसी जो पार्डनिंग का पावर दिया है, और दूसरा दिया है हमने कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कभी किसी को सजा देने के पहले जज ये देखता है कि इसमें कोई डाउट तो नहीं बचा है कि उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है। क्लियर? रेमिशन है, एक दूसरी चीज है रिस्पाइट। एक होता है रिस्पाइट, ये होता है कि स्पेशल कंडीशन में हम फॉर्म चेंज कर देते हैं। मानिए किसी को सजा दिया गया, किसी पुरुष को, और वो मेंटली इल हो गया, तो उसका कंडीशन बदल गया, तो ऐसे कंडीशन में उसका सजा हम बदल देते हैं। जैसे किसी वीमेन को सजा दिया गया किसी भी चीज में, मर्डर या किसी में, प्रेगनेंसी हो गई, स्पेशल केस हो गया, तो वहां पे हम चीजें चेंज कर देते हैं। कोई बहुत ओल्ड एज है, उसको कुछ ऐसा सजा मिल गया कि वो नहीं उसको कैरी कर पाएगा, तो ऐसे में हम थोड़ा सा सजा बदल देते हैं। ओके, रेमिशन एंड कम्यूटेशन दोनों एक ही जैसे लगेगा, लेकिन ये रिस्पाइट थोड़ा सा, रिस्पाइट एंड कम्यूटेशन दोनों में बदल रहे हैं सजा का नेचर। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें सजा का नेचर बदल रहे हैं, मतलब रिगरस इम्प्रीजमेंट है उसको नॉर्मल इम्प्रीजमेंट कर दे रहे हैं। लेकिन जो रेमिशन है उसमें सिर्फ सेंटेंस का पीरियड घटा रहे हैं, कैरेक्टर सेम रहेगा। उसको अगर रिगरस इम्प्रीजनमेंट है तो रिगरस इम्प्रीजनमेंट ही रहेगा। यहाँ पे रिस्पाइट एंड कम्यूटेशन में दोनों में क्वांटम एंड पनिशमेंट घटा रहे हैं, लेकिन ये स्पेशल कंडीशन है। इसमें
ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा पाया गया कि उनके खिलाफ कुछ इनजस्टिस हुआ, इसमें पाया गया कि इन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन इनका कंडीशन चेंज हो गया, प्रेगनेंसी, मेंटल कंडीशन, ओल्ड एज, ऐसे कुछ कंडीशन आ गया, तो वहां पे सजा थोड़ा सा नेचर हम बदल देते हैं। लास्ट है रिप्राइव। व्हाट इज द रिप्राइव? रिप्राइव मेनली इसलिए है कि मानिए किसी को डेथ का सजा दे दिया गया, उसको मानिए 10 दिन बाद फांसी पे लटकाना है, लेकिन वो कह रहा है नहीं, हमें अभी थोड़ा सा, अभी हमें अपील करना है पार्डनिंग के लिए। तो ऐसे केस में जो सजा होती है एग्जीक्यूशन, उसको सस्पेंड या डीले कर दिया जाता है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाता है। दैट इज द डीले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द जो पनिशमेंट है। चीजें क्लियर हो रही हैं? ये पांचों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? ये पांचों आर्टिकल 72 के द्वारा प्रेसिडेंट को और 161 के द्वारा, अच्छा वो 2/3 ही है, मैं जो 3/4 कह रहा था दैट इज 2/3, जो 1/3 से बढ़ा के किया गया था वो 2/3 किया गया था। ओके, द केस अंडर दैट हम इसको जुडिशियल रिव्यू के अंडर में लाए थे, किहोतो होलहर वर्सेस जुचिलू केस। ये केस था जिसमें स्पीकर के पावर को हमने कहा कि जुडिशियल रिव्यू हो जाएगा। जैसे हमने इस एंटी डिफेक्शन लॉ में किसको फाइनल अथॉरिटी दिया है? स्पीकर को। लेकिन ये पहले माना जा रहा था कि स्पीकर गलती कर सकता है कि नहीं, क्या उसने बता दिया तो उसके बाद फाइनल माना जाएगा। तो इस पे बहसबाजी हुई थी किहोतो होलहन केस। तो किहोतो होलहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। चीजें क्लियर हो रही हैं? ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया कि व्हाट इज द शेड्यूल 10? कोई कंफ्यूजन इसमें? एंटी डिफेक्शन लॉ पे काफी डिबेट भी चलता है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे एक है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगाते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ में ये एक चीज और होती है कि अगर कोई एमएलए या एमपी है, उसने जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है उसके विरोध में वोटिंग किया, तो उस पर भी डिफेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी बदला। जैसे मानिए किसी कोई बिल पास हो रहा है और मैं मेंबर हूं, जैसे 8 लोग मेंबर हैं किसी पार्टी के, अगर उसमें से किसी 2 को वो बिल अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी अगर वोटिंग किया तो वहां पे उसके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। इसके लिए हमने एक पोस्ट बना के रखा है हर पार्टी में। क्या कहते हैं उस पोस्ट को, जो ये सब चीजें इंप्लीमेंट कराता है? विप होता, WHIP, विप होता है। विप हर एक पार्टी में एक विप बनाया जाता है और इसके सपोर्ट में 1-2 सपोर्टिंग विप भी बनाए जाते हैं। तो वो विप का मेन कार्य होता है कि जैसे उसको कोई बिल डिस्कशन हो रहा है तो वो बताएगा कि इसके पक्ष में करना है या इसके विरोध में करना है, या किसी पे डिस्कशन चल रहा है तो उसके सपोर्ट में बोलना है कि उसके अपोजिशन में बोलना है। ये सब चीजें होती हैं। अगर कोई मेंबर नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अब डिस्कशन इस पे ये चलता है कि आप हर चीज में डिस्क्वालिफिकेशन लगाने लगेंगे एंटी डिफेक्शन, तो एक जैसे रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव केवल पार्टी को ही नहीं रिप्रेजेंट करता, वो आम जनता को भी तो वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मानिए कोई पार्टी है, किसी पार्टी के लिए कोई इश्यू मेन मुद्दा नहीं है, मानिए कहीं पे मिर्ची की, चिल्ली की कल्टीवेशन हो रहा है और वहां पे के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो मिर्ची इसका जो रेट है वो बढ़ा देना चाहिए, और वो किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में उसकी मेन खेती होती है, कल्टीवेशन होता है। अब पूरी जो पार्टी है उसको मिर्ची से कुछ नहीं लेना है, वो बोला है कि मिर्ची पे डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि इस पे हम नहीं कोई एक्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव को उसके लोगों ने वोट दिया है ना, पार्टी का तो उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी के लिए तो है ही है, लेकिन लोगों ने वोट दिया है तो लोगों के प्रति भी तो होता है, तो वो जाके बोलेगा ना। तो यहाँ डिबेट ये चलता है कि जो आप एंटी डिफेक्शन लॉ लगा रहे हैं वो किसी बहुत जरूरी चीजों पे लगाइए, जैसे जहां गवर्नमेंट गिरने वाली हो, कोई जरूरी बिल हो, इन सब चीजों पे लगाइए, हर चीज पे नहीं लगाइए। इससे ये घाटा होगा कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस रिप्रेजेंटेटिव का है, व उस रिप्रेजेंटेटिव का जो उसका अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। मानिए कुशीनगर का कोई एमपी होगा तो कुशीनगर के लोगों के लिए भी तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना कि वहां पे कोई बाढ़ आ रही है, अगर कहीं बांध बनवाना है, अगर गवर्नमेंट उनकी जो है पावर में वो नहीं चाहती है लेकिन वहां के लोग चाहते हैं, तो वो जाके बोलेगा ना, गवर्नमेंट नहीं चाहते कि बाढ़ आ रहा है मत बताओ, हमारी गवर्नमेंट की बेइज्जती होगी, लेकिन लोग तो डूब रहे हैं ना, तो उस एमपी का दायित्व तो होता है ना कि बताए कि बाढ़ आई है, भले उसकी पार्टी पावर में है तो भी। तो ऐसे चीजों में वो जो मेंबर होता है
वो अपना सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसका विरोध भी होता है कि ये सही नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे काफी डिबेट है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, जो डिबेट है मेंस में इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। फेवर में क्या है कि ऐसा एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए, तो इंश्योर स्टेबिलिटी कि गवर्नमेंट बन रही है, अगर छूट दिया गया तो बदल बदल के गवर्नमेंट गिरा देंगे, कितनी बार इलेक्शन करेगा, तो इसलिए टू इंश्योर स्टेबिलिटी ये लॉ होना चाहिए। प्रिवेंट हॉर्स ट्रेडिंग, दूसरा पॉइंट है, टू प्रिवेंट द हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होता है, एक दिन ये समझाया था मैं। व्हाट इज द हॉर्स ट्रेडिंग? हॉर्स ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि जैसे एमएलए का खरीद बिक्री होने लगते हैं कि 2 करोड़ 4 करोड़ पार्टियां देने लगती हैं कि गवर्नमेंट बनाना है, तो ऐसे में होती है। तो हॉर्स ट्रेडिंग का नेम इससे आया कि जो मेडिएबल टाइम था, जो नियर अबाउट 12वीं 13वीं सदी थी, उस समय घोड़ों की बहुत मतलब आवश्यकता पड़ने लगी थी, उनकी कीमत बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि घोड़े का यूज ट्रांसपोर्टेशन में भी होने लगा था। मेन ट्रांसपोर्टेशन का घोड़े थे। खेतों में भी जो हल चलाने का काम है यूरोप में घोड़े करते हैं, वहां पे बैल वोल नहीं है, वहां पे खेती अभी भी घोड़ों से ही होती है, तो घोड़े थे। घोड़े और भी बहुत चीजों में यूज होने लगे, कुछ मैकेनिकल काम कराना है, जैसे वो ऑयल की छोटी मोटी जो उस समय ट्रेडिशनल तरीके से निकालते थे उसमें यूज करवाते थे। तो घोड़े की बिक्री काफी ज्यादा होने लगी थी, उनका प्राइस जो था काफी फ्लक्चुएट होने लगता था। तो इसमें बहुत होता है ना कि धोखाधड़ी होती थी, घोड़ों की जो खरीद बिक्री होती थी, चोरी होती थी, फिर स्मगलिंग होती थी। तो ऐसे केस में जो हॉर्स की ट्रेडिंग में मेनली लोग थोड़े से धोखेबाज टाइप के, जैसे नहीं होते कनिंग पीपल, चालाक टाइप के लोग होने लगे, और तब से कहा जाता है कि हॉर्स ट्रेडिंग को निगेटिव रूप में लिया जाता है। जहां पे कहीं पे धोखाधड़ी हो, चालाकी से हो, तो यहाँ पे एमएलए की जो बिक्री होती है चुपके से होती है। ऐसा तो है नहीं खुल्लम खुल्ला कहेंगे कि एमएलए की 2 करोड़ लेके मैंने ये पार्टी ज्वाइन कर लिया, धीरे से फोन जाता है, धीरे से रेट तय होती है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए हॉर्स ट्रेडिंग। इंश्योर लॉयलिटी टू द पार्टी, जब आप किसी पार्टी से कर रहे हैं तो उसके प्रति लॉयल रहें, तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ इंपॉर्टेंट है। प्रमोट पार्टी डिसिप्लिन, कि एक पार्टी में डिसिप्लिन होती है ना, कि इस पार्टी में ये चीज फॉलो करेंगे, वो चीजों को इंश्योर करने के लिए दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द करप्शन, ऐसे करप्शन बढ़ जाएगा। होता है ना कि आप जब इलीगली पैसा दे रहे हैं तो आप अपने एरिया में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इलीगली देंगे। अगर आप कहीं से भी इस सब चीजों में इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं आप करप्शन को प्रमोट कर रहे हैं। जब उसका खुद एमएलए ये सब करने लगेगा, एमपी करेगा, मंत्री करेगा, तो आम जनता तो वही देख के फॉलो करेगी ना, तो ये सब चीजें प्रमोट होने लगती हैं। अब इसके विरोध में क्या पॉइंट है कि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होना चाहिए। पहला है कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर है, जैसे मैं गया अपने एरिया से, उसका खुद का अस्तित्व चला जाता है। पार्टी हाँ कहेगी तो हाँ कहना, पार्टी ना कहेगी तो ना कहना, वो टोटली जो गुलामी हो जाती है पार्टी की, इंडिपेंडेंस लॉस हो जाता है। क्लियर हो रही है? इंडिपेंडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इज लॉस्ट, इट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ ए लेजिस्लेचर। अब वो खुद अपना माइंड बोलेगा ही नहीं। अब उसको मानिए कोई पार्टी किसी के सपोर्ट में है, मानिए कोई पार्टी कहीं पे मंदिर बनवाना चाहती है कुछ तोड़ के, अब वहां का एक लेजिस्लेचर चाहता है कि इसके खिलाफ बोलना, अब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो नहीं इसके सपोर्ट में, तो वो बोल नहीं पाएगा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ लेजिस्लेचर चला जाएगा, वो चीजों को सही से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेजिस्लेचर बिकम मोर मियर पपेट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, पपेट का मतलब कठपुतली बन के रह जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी का। प्रमोट हाई कमांड कल्चर, अब आपको भी ये पता होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक फैमिली के कंट्रोल में होती है या किसी एक लोग के कंट्रोल में होती है। हमने हमारे वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी का यही हाल है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या एक दो लोग के ही कंट्रोल में है, तो कहीं ना कहीं कमांड किसी एक अथॉरिटी के हाथ में दे देगा। इंडिपेंडेंट जो खुद का पावर होता है, खुद की अथॉरिटी, वो लूज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा, इट प्रमोट्स द हाई कमांड कल्चर। हाई कमांड कल्चर का मतलब एक ऊपर से कोई भी डिसीजन आ रहा है वो सबको सुनना पड़ेगा। जो हमारा डेमोक्रेसी है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये नहीं रहेगा। रहेगा
जब आप एक ही आदमी का सुन रहे हैं तो वही आदमी चलाएगा, डिक्टेटरशिप टाइप की चीजें होने की संभावना होती है। अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ये है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। लेकिन दिक्कत है कि 140 करोड़ लोग तो डिसीजन एक साथ नहीं लेंगे बैठ के, सब लोग हाथ उठा के नहीं हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हर एक एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है और वही उस एरिया के लोगों को रिप्रेजेंटेशन करता है। अगर यहाँ पे चीजें हो जाए कि वो आदमी कुछ गलत या सही किसी उस एरिया के लोगों के सपोर्ट में नहीं बोलेगा तो ये डेमोक्रेसी का ही एक तरीके से डेथ है। क्लियर हो रही है चीजें? आप तो पॉलिटिकल पार्टी, वो आदमी दिल्ली में रह रहा है या वो आदमी गुजरात का है या वो आदमी कहीं और का है, उसको तमिलनाडु का डिसीजन लेना है। कोई इंसान बैठा दिल्ली में है, उसको क्या पता है कि तमिलनाडु के किसी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है? वहां का रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो बताएगा ना, और आप उसको तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो हम प्रिंसिपल है वो भी कहीं ना कहीं वायलेट होगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? क्लियर हो रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्या क्या बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, 2-3 पे नहीं होगा। 2-3 पे माना जाता है कि पार्टी स्प्लिट हो गई, बड़ा अमाउंट हो गया ना। अगर आपके 2/3 का मतलब क्या हुआ, अगर 9 लोग हैं तो 6 लोग मेजॉरिटी कह रहे हैं कि पार्टी तोड़ के जाएंगे, तो इसमें क्या है, हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? जैसा अभी महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में मेन था कि पार्टी को ही लेकर लड़ाई था। जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप था वो कह रहा था मैं असली वाला शिवसेना हूं, और जो शिंदे ग्रुप था वो कह रहे थे मैं असली शिवसेना हूं। वहां पे डिफेक्शन की बात ही नहीं हो रही थी। सेम अजीत पवार वाले में भी हो रहा था। जो एनसीपी थी उसमें भी यही था, अजीत पवार कह रहे थे मेरा ग्रुप असली एनसीपी है, और जो शरद पवार का ग्रुप था वो कह रहे थे मेरा वाला असली एनसीपी है। ये सब आप लोग न्यूज में देखे होंगे। शिवसेना का जो पार्टी टूट रही थी, एनसीपी टूट रहा था, देखा था ये सब न्यूज में? नहीं? अच्छा, आपने शिवसेना वाला जो टूट रहा था देखा था? तो ये सब मामला था। इसीलिए देखिएगा बाद में दोनों का नाम शिवसेना शिवसेना ही रहा। मेन जो जिस लीडर के नाम पे था वो ब्रैकेट में देके नाम दे दिया गया। दैट इज द मेन थिंग। आगे बढ़े। ये वाला चीजें क्लियर होगी आपको कि जो फॉरेन अफेयर्स होता है वो किसके हाथ में होता है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। क्लियर कट है। यहाँ पे केरला की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला था कि हम वेलफेयर के लिए हम नया पॉलिसी बनाएंगे, उसको लेके यहाँ पे विरोध है। आर्टिकल 7th शेड्यूल की बात हो रही है, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट है, और यूनियन लिस्ट में साफ साफ है कि जो भी फॉरेन अफेयर्स का मैटर होगा वो यूनियन के हाथ में होगा, तो इस पर स्टेट नहीं कर सकती है। ठीक है। इन्होंने केरला ने एक पोस्ट अपॉइंट किया था, उसका नाम था सेक्रेटरी इन द चार्ज ऑफ द मैटर कॉन्सर्निंग एक्सटर्नल कोऑपरेशन। क्यों है केरला में ऐसा, केरला ने क्यों ऐसा किया? केरला का जो इकोनॉमी है मेनली डिपेंडेंट ऑन द रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं और वहां से पैसे भेज रहे हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। सैलरी मिलती है, आप वापस भेजते हैं। केरला का मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, कुवैत हुआ या यूएई हुआ, इन सब कंट्रीज में वहां के लोग जाते हैं, जॉब करते हैं, वहां से पैसे भेजते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उन लोगों की देखभाल के लिए अपना अलग बनाया था। तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर सब सारे स्टेट ऐसे बनाने लगे तो ये हमारा जो पावर है उसको कम हो जाएगा। आपको अगर फॉरेन में किसी स्टेट से कुछ भी करना है, आपके भी अगर पीपल है, तो पहले यूनियन से बोले, यूनियन गवर्नमेंट अपना एक्सटर्नल जो अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा। क्लियर? हर जगह बाढ़ आया हुआ है, यहां पे भी है। भरचुक्की फॉल्स ये कावेरी नदी पे है और ये कर्नाटका में है। न्यूज में है तो एक बार आप पीसीएस में या प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि किस स्टेट में है, और ये भरचुक्की फॉल्स का नाम देके पूछ सकता है। कृष्ण राजा सागर डैम कहाँ पे है? अगेन कर्नाटका में है। ओके, और कावेरी नदी पे है। यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कृष्ण राजा है तो कृष्णा रिवर पे। कृष्णा राजा वहाँ के जो राजा उस डैम को बनवाए थे उनके नाम पे है। कृष्णा राजा वाडियार किंग थे, जो मैसूर प्रोविंस था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम कृष्ण राजा सागर के नाम से रख दिया गया। इसलिए भी रिस्पेक्ट में रखा गया क्योंकि उस समय जो मैसूर
स्टेट था, जब ये राजा थे तो उस समय उसकी स्थिति खराब थी, फिर भी वहां पे इन्होंने घाटा सह के भी वो डैम बनवाया था, क्योंकि वहां पे लोग बाढ़ से बहुत पीड़ित थे और केवल बाढ़ कंट्रोल करने के लिए ये डैम बनाया गया था। कर्नाटका वांट टू नेम द चेंज ऑफ द एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट के लिए क्या होता है नेम चेंज करने के लिए? पहले स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज करती है, ओके, और ये भेजा जाता है कंसल्टेशन के लिए यूनियन के पास, और यूनियन का जो कैबिनेट होता है वो फाइनल डिसीजन लेता है। तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास। अगर किसी एयरपोर्ट का नेम चेंज करना है, फाइनल अथॉरिटी यूनियन गवर्नमेंट की। अगर नाम किसी स्टेट का बदलना है तो किसके पास होगा? बिल्कुल सही। स्टेट का नेम चेंज करना है तो वो यूनियन का, और किसी सिटी का नेम चेंज करना है या किसी टाउन, स्टेट के पास होता है, ठीक है। यहां पे हो रहा है पैनल विल लुक इनटू इशू इंस्टॉलिंग बिल नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल काउंसिल्स, ओके। तो यहाँ पे मेन जानिए कि अभी एक बिल हम पास करना चाहते हैं, उसमें जो शेड्यूल 6 में जो हमारे पास ऑटोनोमल काउंसिल है उनके पावर को लेके थोड़ा सा अमेंडमेंट हो रहा है। तो सब अभी तो सिर्फ इतना जाने, शेड्यूल 6 में जो 4 स्टेट्स हैं, असम है, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम है, ओके। ये काफी ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ के ट्राइबल्स का, इसीलिए इनको अलग से हमने एक नया शेड्यूल ही बना दिया। बाकी जो शेड्यूल एरिया है उनको शेड्यूल 5 में रखा गया है। जो स्केड्यूल ट्राइब्स एंड स्केड्यूल कास्ट जो भी हैं उनको मैक्सिमम स्केड्यूल 5 में रखा गया, लेकिन सिर्फ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम को लेके हमने शेड्यूल 6 बनाए। ये नाम लिख लीजिएगा, प्रीलिम्स में कभी भी पूछ के ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि शेड्यूल 6 में कौन है। इसमें इन जो ऑटोनोमस ट्राइबल ऑटोनोमल काउंसिल है ये बहुत पावरफुल होते हैं। इनके पास मैक्सिमम एरिया जो पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है टैक्सेशन का, लॉ बनाने का, ये इन काउंसिल को दिया गया है, क्योंकि उनका नेचर अलग है। और दिक्कत यह है कि इन स्टेटों में बहुत से ट्राइबल है, आपस में काफी लड़ाइयां भी होती हैं। 50 किलोमीटर के अंदर में एक ट्राइबल का डोमिनेंस है, 30 किलोमीटर बाद किसी और का है, एक ही 100 किलोमीटर के एरिया में 4-5 ट्राइबल है, अलग अलग नेचर, एकदम टोटली अलग, उनका लैंग्वेज अलग, रहने का सहने का तरीका अलग, एकदम अलग है। और इसीलिए यहाँ पे हम डिफरेंट काउंसिल को दिए हैं कि आपस में लड़ाइयाँ ना हो और उनको अपना अपना पावर हो टैक्सेशन का, लॉ बनाने का। दैट इज द रीजन। ये चाइना और इंडिया का जो कंटिन्यूअसली बॉर्डर पे झड़प चल रहा है, इधर उधर एक दूसरे के आदमी आ रहे, उसको लेके कंटिन्यूअसली है, और हम चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन हो। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है, इसको कहते हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। तो ये लिख लीजिएगा, कभी भी इंडिया चाइना से डिस्प्यूट आए तो हमारे पास ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है। दिखाई दे रहा है बैक साइड, नोट कीजिए। Working mechanism on consultation and coordination. Working mechanism on consultation and coordination on the India-China border affairs. इसमें हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स हैं, डिफेंस के ऑफिसर हैं, सब पार्टिसिपेट करते हैं ताकि चीजें बातचीत करके सॉल्व कर दी जाए, लड़ाई झगड़ा आगे न बढ़े। क्लियर हो रही है? लिख लिया, आगे बढ़े। वर्किंग मैकेनिज्म ऑन कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट बॉर्डर अफेयर्स। हमारे एक समय पीसेस में काम आ सकता है। चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है, एंड मैक्सिमम इसको क्यों बनाया गया है चीफ डिफेंस स्टाफ? पहले ये पोस्ट नहीं था, अभी रिसेंटली बनाया गया, क्योंकि तीनों जो हमारी आर्मी थी, एयरफोर्स, नवल एंड एयरफोर्स, नवल एंड जो आर्मी है हमारी, उन तीनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होता था। कोई कहता था कि अब लड़ाई हो रही है तो तीनों की जरूरत होती है ना, कि मानिए किसी कोस्टल एरिया में लड़ाई हो रही है तो एयरफोर्स भी उसमें ऊपर से लड़ाई करता है, जमीन से वो, और समंदर के अंदर में नवल फोर्स। तो एक कोई
तीनों का कॉमन होना चाहिए ना, तीनों के अलग अलग हेड है, तो तीनों से एक दूसरे से कॉल करेंगे ना, वो इसको कॉल करेगा, वो उसको कॉल करेगा। लेकिन एक इनसे ऊपर एक आदमी बैठा हो, तीनों उनको कॉल करके बैठा है बताएं, तो कोऑर्डिनेशन इजी हो जाएगा कि शाम को एयरफोर्स वाले को अटैक करना है तो वो एयरफोर्स वाले को बता देगा, तो वो वापस कर रहे हैं। आर यू गेटिंग ना? तो इसीलिए हमने ये मेनली बना के रखा है। आर्मी का बहुत बड़ा रेशियो है ना, मेन है उनकी जनसंख्या भी ज्यादा है, और मेन फ्रंट पे आर्मी ही लड़ती है, तो डोमिनेंस आर्मी का है, इसीलिए मेन यही रीजन है। यहाँ पे कल पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़ा होने लगा है कि हम लोग आपस में पार्लियामेंट में बैठ के बदतमीज बदतमीज बोल रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो इसको लेके लोकसभा जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने बोला कि एक गरिमा बनाए रखिए, एकदम नीचे गिरते जा रहे हैं, अब कितना गिरेगा। एक वेस्ट बंगाल के जस्टिस थे, जज, उन्होंने रिजाइन देके बीजेपी से इलेक्शन लड़ा, जीत गए हैं, और वो चले गए हैं पार्लियामेंट में, और कल उन्होंने स्टूपिड बोल दिया है, मतलब तो इसी पे है। उनका नाम है गौरव गोगोई को बोला है, और नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय, ये हाई कोर्ट के पहले जज थे। ओके, ये बहुत कंट्रोवर्सी में जब जज थे तब भी थे, लड़ाई वहां पे भी दो जजों के बीच में चल रही थी, और सडनली इन्होंने रिजाइन दिया, इलेक्शन लड़ा है, तो अब ये एमपी भी बन गए, धीरे धीरे मिनिस्टर और भी कुछ बन जाएंगे। ठीक है ना, बस ये ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। कल हमने देखा था कि सीटी कुरियन, क्रिस्टोफर थॉमस कुरियन का कल डेथ हुआ है। ही वॉज द इकोनॉमिस्ट, काफी फेमस इकोनॉमिस्ट है, और ये काफी इकोनॉमिक्स पे कई जगहों पे जो हमारे मेन इंस्टीट्यूट है उसको भी, जो खासकर इन्होंने मिट्स एक इंस्टीट्यूट था खुद इन्होंने बनाया था, ये मिट्स मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी, शायद इसका फुल फॉर्म यही है, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज इन्होंने बनाया था। और ये इनको ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, क्या है ये, किसी ने ये सुना है? ए ट्रिस्ट विद विद डेस्टिनी, ये कभी सुना होगा? ये ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, दिमाग पे जोर डाल दिए, ये कॉमन चीज पूछ रहा हूं। हाँ, क्या ये नहीं सुना है? ये बहुत फेमस स्पीच है जवाहरलाल नेहरू का, जब देश आजाद हुआ था 1947 को, रात को 12 बजे उन्होंने जो भाषण दिया था, उसी भाषण को कहते हैं ये ट्विस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने स्टार्ट किया था कि जो देश है उसकी एक डेस्टिनी होती है, चुपके से नहीं होता है कि लवर्स आपस में बात करते हैं, वैसे हमें भी अपने डेस्टिनी को लेके बात करना चाहिए, और इंडिया का जो मेन एम होना चाहिए पॉवर्टी से निकालना है, गरीबी से निकालना है, ये सब चीजें इन्होंने भाषण दिया था। ट्विस्ट विद डेस्टिनी स्पीच बहुत फेमस है, ये जवाहरलाल नेहरू का, जब आजाद हुए थे रात को 12 बजे जो स्पीच दिया था उसी को कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए, लिख लीजिए, कभी भी पूछ सकता है, ये तो आपको कोट करना चाहिए, जब इससे उससे लिखते हैं तो ये सब चीजें कोट करते हैं, कि उसमें इन्होंने, नेहरू ने कहा था कि द सर्विस ऑफ इंडियन मीन्स द इंडिंग पॉवर्टी, इग्नोरेंस एंड डिजीज, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा था कि जो हमारा मेन एम होगा, जूम करूं इसको, दिखा, ट्विस्ट विद डेस्टिनी। इन्होंने कहा था कि जो मेन सर्विस का मतलब ये होना चाहिए कि वी हैव टू रिमूव द पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी। तो ये इनको उस समय, ये जवान थे, जॉब अभी पढ़ाई कर रहे थे, तो इनको तभी लगा कि आई विल इंडिया को पॉवर्टी से बाहर निकालूंगी, इसीलिए इन्होंने इकोनॉमिक्स लिया था, और काफी रिसर्च किया कि पॉवर्टी का क्या कारण है, कौन ओनर होता है, एसेट, प्रोडक्शन, जो आउटपुट होता है, ऑल दिस थिंग पे इन्होंने वर्क किया हुआ है। तो ये काफी फेमस इनकी पर्सनालिटी है। क्लियर हो रही है चीजें? स्किल डेवलपमेंट को लेके जो पहले 1.5 लाख मिलता था, अब 7.5 लाख कर दिया गया। बस इसमें इतना ही है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिएगा, ये राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल है और वो अशोक हॉल है, काफी सुंदर है। दरबार हॉल तब यूज होता है जैसे कभी किसी को पुरस्कार देना है, आप देखते होंगे ना, प्रेसिडेंट ने इनको पुरस्कार दिया, या जब वो
किसी को अपना ओथ दिलाते हैं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो दरबार हॉल में होता है। और जब फॉरेन से कोई आता है, उससे मिलना हो, बैठक हो, खाना हो, ना खाना है, तो वो अशोक हॉल में होता था। ठीक है, अभी इसका नाम चेंज करके इसको गणतंत्र मंडप कर दिया गया है और इसको अशोका मंडप कर दिया गया है, अशोक मंडप। बस इतना ही चेंज है, यू शुड नो दिस थिंग। प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है कि ये एसोसिएटेड है, तो ये जानिएगा कि इसमें जो अवार्ड वार्ड देते हैं उसके लिए यूज होता है। फॉरेनर्स के लिए जो भी हम वहां पे उनके साथ खाना खाते हैं, मीटिंग करते हैं, वो वहां पे यूज होता है। यहाँ पे है भी प्रेजेंटेशन ऑफ नेशनल अवार्ड। अब ये था कि ये कह रहे थे दरबार का मतलब होता है कि जो पहले के राजा महाराजा होते थे उनका दरबार लगता था। तो अब तो राजा महाराजा का जमाना गया, हम तो गणतंत्र हो गए, तो कहा कि अब गणतंत्र करने से हम और गणतंत्र हो जाएंगे। आर यू गेटिंग ना? नाम बदल देने से हम वो हो जाएंगे। जैसे हो गया ना, अभी बीच में मोदी जी ने 5 साल पहले कहा था कि IAS का सायरन हटा देते हैं, उनका सारा पावर चला जाएगा। तो उसके बाद जो सायरन हटा, उसके बाद आप देखें सारे IAS साइकिल से चलने लगे, पैदल आपको रोड पे मिल जाएंगे चलते हुए, एकदम आम जनता के जैसे रहने लगे। तो इन्होंने नाम बदल दिया है। क्लियर हो रही है ये चीजें? सायरन बदलने के बाद क्या इम्पैक्ट आया था? आप लोगों को मिले थे IAS लोग रोड पे पैदल चलते हुए आम जनता के जैसे? मोदी जी नहीं कह रहे थे कि सायरन हटा देते हैं, सारा पावर इसी में है? पावर चला गया था। डिमेंशिया का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जो हमारा भूल जाते हैं, जो बूढ़े लोग, जो एल्डरली पीपल है, नहीं कहा जाता है अरे क्या 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 नहीं, हर बात में वो लोग कहने लगते हैं जब बुढ़ापा आने लगता है, तो यही है डिमेंशिया है। डिमेंशिया आजकल ज्यादा पड़ रहा है क्योंकि मेनली कई चीजें, हाइपरटेंशन है आजकल, जो प्रदूषण हो रहा है, ओबेसिटी है, खाने का जो हमारा तरीका बदल गया तो ओबेसिटी आने लगी है, और भी चीजें, स्मोकिंग, डिप्रेशन, आइसोलेशन, फिजिकल इनएक्टिविटी। आजकल लोग बैठ के ज्यादा काम कर रहे हैं, कहाँ एक्सरसाइज ज्यादा लोग कर रहे हैं। पहले होता था लोग थोड़े खेत उठ जाते थे, घूम घूम आते थे, अभी तो हर काम, जितना भी इंटरटेनमेंट हो गया सब मोबाइल, टीवी, फोन, दैट इज द थिंग। तो इसलिए डिमेंशिया का जो केसेस है वो बढ़े। बस आप इतना जानिए, इसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेन है कि क्या रीजन है, यही है। यहाँ पे बोला है कि मेंटल वेलबींग, अगर हम टीचिंग करने लगे कि जो भी परेशान है, बच्चे परेशान हैं, उनके जो टीचर हैं वो लगे बताने कि कैसे आप मेंटली फिट रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस है तो कैसे कम करें, तो जो सुसाइड के केसेज हैं इंडिया में करीब 1,20,000 लोग एवरी ईयर सुसाइड कर रहे हैं, वो कम हो जाएगा। ओके, कहीं है इसमें 1,20,000, 1 लाख से ऊपर लोग डेथ एनुअली इंडिया का है। और मैक्सिमम जो एज ग्रुप है 15 से 29, जो मेन जवान होते हैं। ये हाल है कि 1 लाख में 10 से बढ़ के अभी कुछ सालों में 2019-22 के बीच में 10 से बढ़ के 11 हो गया 1 लाख में। अभी 10-11 लग रहा है, लेकिन आप इसको 10 लाख से गुणा करेंगे तो एक एक जीरो बढ़ा देंगे तो 102 से 113 हो गए। और अगर आप करोड़ में करेंगे तो और बढ़ जाएगा, 1020 से हो जाएगा 1130। तो जो अगर आप 100 जो 40 करोड़ है तो उसमें काफी हो जाएगा, तो कई हजारों में संख्या बढ़ी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मेनली हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि टीचिंग द मेंटल वेलबींग। और उसके लिए गवर्नमेंट के पास अभी कोई प्लान नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को उस स्ट्रेटेजी के साथ भी आना चाहिए ताकि मेंटल वेलफेयर हम प्रमोट कर सकें। कहाँ क्लास में कोई पढ़ाता है? मेन है होड़ में लगा के रखे हैं कि नहीं यही बनना है, वो बनना है, घर पे भी रहता है ये प्रेशर, इस कॉलेज में प्रेशर होता है, ये सब चीजें होनी चाहिए। मैं भी कभी कभी अब क्लास में बताया करूंगा कि कलेक्टर नहीं बने तो कोई बात नहीं, पॉलिटिशियन बन जाया जाएगा। हाँ ठीक है, तो दैट इज द मेन थिंग। और क्या क्या होना चाहिए? कलेक्टर सही है कि एक पॉलिटिशियन? अच्छा, पॉलिटिशियन ज्यादा अच्छा काम करता है। हम्म, हर आदमी अपना अपना काम सही करे तो ऐसे ही पावरफुल बन जाएगा, अपने काम से पावरफुल है ना। गांधी जी को कोई पोस्ट मिला था? नहीं था ना। वो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, नहीं बने। कुछ भी बन सकते थे, उन नोबेल नोबेल कुछ भी मिल सकता था, नहीं लिया। लेकिन उनके पास कितना पावर था कि एक बार चलते थे पूरा जनता चलता था। आर यू गेटिंग ना? ऐसे ही बहुत से पावरफुल लोग रहे हैं, जैसे ये थे जयप्रकाश नारायण का नाम सुना है? जो इंदिरा गांधी के खिलाफ भाषण दिए थे कि
गुड़िया छोड़ो अपना सिंहासन अब जनता आई है, कुछ ऐसे दिया था। इमरजेंसी तब लगाना पड़ा था, काफी विरोध होना स्टार्ट हुआ था। ओके, जयप्रकाश नारायण इतने पावरफुल थे कि वो कुछ मतलब कभी भी रिप्लेस कर सकते थे नेहरू को, मतलब नेहरू के एकदम टक्कर के थे। नेहरू को लगता था कि ही इज सो पावरफुल, तो नेहरू एक बार कहे, जब पटेल मर गए तो नेहरू जयप्रकाश नारायण को बुला के बोले कि बन जाइए आप भी, मतलब देश का सेवक हो। तो जयप्रकाश नारायण से कहें कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज़ादी की लड़ाई इसीलिए लड़ा था कि ये होम मिनिस्टर या मिनिस्टर बनूं, मुझे देश की जनता का सेवा करना है। तो वो नॉर्थ ईस्ट में जाके लोगों का लड़ाइयाँ सॉल्व करवा रहे थे। नहीं, उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो सब कह रहे थे हमें अलग देश बनना है, नागालैंड, मणिपुर, तमिलनाडु, 50 देश बनने को तैयार थे। तो वो ये लोग यही कर रहे थे, भले हमें लगता नहीं है। लोहिया वोहिया लोग ये सब काम जमीन पे जाके कर रहे थे, लोगों को समझाना, देश बना रहे थे। जब इन इमरजेंसी के बाद भी जब इंदिरा गांधी को हरा दिया गया, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, तब भी लोगों ने कहा कि आप बन जाइए, तब भी उन्होंने नहीं बना। उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए ये सब लड़ता हूँ। तो ये होता है कि पावर डजंट मैटर, सर्विस में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। कामराज एक ऐसे थे, साउथ के एक बड़े लीडर थे। कामराज का नाम सुना आप लोगों ने? कामराज का भी जब आप लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस तो वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1967 के आसपास। तो जब नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री दोनों का डेथ हो गया, अभी नेहरू का डेथ हो गया तब भी कामराज से भी पूछा गया। कामराज कांग्रेस के मतलब सबसे बड़े लीडर निकल के आए थे। तो उनसे पूछा गया कि आप ही हैं इस समय, आप ही प्राइम मिनिस्टर बन जाइए। वो भी मतलब वो ऐसे फेमस हो गए थे कि 1950-55 के टाइम में वो चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के। सडनली उन्होंने रिजाइन दे दिया और जाके लोगों का सेवा करने लगे तमिलनाडु वाले एरिया में, मतलब एकदम कोई पोस्ट नहीं, तो एकाएक फेमस हो गए। उनको कामराज प्लान कहा गया। कामराज प्लान में ये था कि मिनिस्टर को, उनके बाद सारे मिनिस्टरों को रिजाइन देके जाके लोगों का सेवा करना पड़ता था। तो कामराज प्लान में यही था कि मिनिस्टर अपना रिजाइन दे और आम जनता के बीच में जाके, छोटी छोटी उनकी नालियां नहीं बनी है, स्कूल नहीं बने, जब जाएंगे तभी तो पता चलेगा, तो ये सब जाके उनका मतलब हेल्प करवाए और स्टेट गवर्नमेंट को या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे वो सब चीजें कंप्लीट करवाए। तो जब कामराज से भी पूछा गया तो कामराज ने कहा कि नाइदर आई नो द इंग्लिश नाइदर आई लिव इन द नॉर्थ इंडिया, जैसा है ना। तो उन्होंने कहा कि नाइदर आई नो द इंग्लिश नाइदर आई एम लिटरेट, वो लिटरेट भी नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, और इंग्लिश भी नहीं जानते थे, हिंदी भी नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री बनूं, तो उन्होंने नहीं बना था। उनको एकदम था कि वो चाहते तो बन जाते। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर सर्विस भावना है तो आप कहीं ना कहीं लोगों का रिस्पेक्ट पा जाएंगे और आप ज्यादा सेवा भाव से ज्यादा पावरफुल तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, आज के जमाने में ये सब चीजें नहीं है, लेकिन ये सब चीजें आ सकती हैं अगर आप लोगों के जैसे ही लोग निकले एक एक अच्छे माइंड के साथ, तो हो सकता है। दैट्स क्लियर। अब मैंने ये मेंटल हेल्थ विंग के लिए बोला है, लेकिन पढ़ाई करना है 10-12 घंटे तभी जाके सिलेक्शन होगा। ओके, लेकिन ये है कि यू हैव टू स्टडी विदाउट द एनी डिजायर। होता है ना कि मैम ने पढ़ाया होगा बुद्धिज्म में कि मेन दुख का कारण क्या है, डिजायर। तो दुख कैसे खत्म होगा, डिजायर मत कीजिए, बिना डिजायर किए आप हार्ड वर्क कीजिए। होता है ना 12 घंटे पढ़ना है, भले मतलब सिलेक्शन हो तो बढ़िया, नहीं हो तो भी मैं, ये शौक है मेरा पढ़ना। होता है ना कि जो चीज आप कर रहे हैं वो एक तरीके से जॉय कर रहे हैं। जैसे एक होता है कि पढ़ाई, एक होता है दो तरीके से किया जा सकता है। जैसे मेरा खुद का है कि स्टडी मेरे लिए जॉय है। जैसे मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, मैं दिन रात पढ़ता रहूँ, लेकिन कोई मतलब ऐसे कहे कि नहीं कि एक बर्डन है, तो मैं बर्डन के जैसे नहीं रहता। मैं नॉर्मल माई जैसे हॉबी होती है ना, वो स्टडी है, कुछ ना कुछ मैं लेके पढ़ता रहता हूँ। तो दिस इज नॉट द प्रेशर, तो मैं इंजॉय करता हूँ। नहीं, लोग कहते हैं कि अरे दिन भर कभी कभी तुम बंद रहते हो, 10-10 12 घंटे घर से नहीं निकलते हो, कैसे? तो एक मजा आता है। होता है ना कि कभी मुझे प्रेशर हुआ ही नहीं। नहीं, लोग कहने लगते हैं कि अरे बड़ा थक गया, मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूँ। मैं तो महीने महीने कोई कहे कि एक रूम में बैठ के पढ़ूं तो आई डोंट, मतलब मुझे कोई प्रेशर होगा ही नहीं। बस मुझे खाना मिलता रहे, मुझे चाय वाय नमकीन नमकीन टाइम से मिलता रहे। आधे गेटिंग ना, मतलब चीजों को आप जॉय के तरीके से करिए। जैसे अगर आप आईएएस में जाना चाहते हैं तो एक होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू सर्व द पीपल। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं पावर चाहिए, पैसा चाहिए। ओके, सच में मेन जो आपका दुख का अंत होगा दैट इज द सेल्फलेस। होता है ना कि आप हार्ड वर्क बनिए, आप काबिल बनिए। काबिल तो बनना बहुत जरूरी है, लेकिन ये होना चाहिए कि डिजायर एक लिमिटेड होना चाहिए। अगर डिजायर नहीं होगा ना, मैं कई लोगों को जानता हूँ कि आईएएस लोग बने हैं, बड़ा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। मेरे एक आएंगे कभी वो यहाँ पे क्लास लेने, छोटे 2-4 क्लास लेंगे, उनका
ये यूपीएससी में हो गया, लेकिन उनको इंडियन पोस्टल सर्विस मिला, तो एकदम परेशान रहते थे कि अरे नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने रिजाइन करके फोरम आईएएस में इस समय पढ़ा रहे हैं। ओके, तो ये है। किसी किसी का होता है कि बस रैंक आ जाए तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। अब रैंक आ जाता है तो लोग आईएएस चाहिए, आईएएस होने के बाद लोगों को चीफ मिनिस्टर के करीबी चाहिए, चीफ मिनिस्टर के भी करीबी होने के बाद चाहिए कि और मतलब सेक्रेटरी ऑक्रेटरी वाली चीजें मिल जाए, तो वो डिजायर नहीं खत्म होती है। और जो सर्विस में करना है, एक अच्छा खासा कोई टीचर भी है बढ़िया पढ़ा के खुश है, गांव में भी टीचर है वो बच्चों को पढ़ा के खुश है कि ठीक है मजा आ रहा है, रिस्पेक्ट, लोग नमस्ते कर रहे हैं, चल रहा हूँ गाँव में, आदि करेंगे ना। तो चीजें होती हैं कि यू हैव टू हार्ड वर्क, काबिल बनना बहुत जरूरी है, लेकिन काबिल आप बनिए लेकिन बिना एक्सपेक्टेशन के। आपका जो 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना चाहिए वो एंजॉय कीजिए कि कुछ नहीं तो 2 साल बाद मेरी पर्सनालिटी अलग होगी। और मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग 1-1.5 साल अब बैठे रहेंगे ना, तो 1-1.5 साल बाद जो आपकी पर्सनालिटी होगी, आपके साथ के जो लोग होंगे उनसे बहुत अलग होगी। आपका जो सोचने का तरीका है, सबके साथ होता है। आईएएस का प्रिपरेशन इतना मतलब बेहतरीन है, अगर अच्छे रूप से पढ़ाया जाए और जो पढ़ने वाला है अच्छे रूप से पढ़े तो टोटल पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। इतनी अच्छी अच्छी चीज आप पढ़ेंगे, इतना टॉपिक है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, सोसाइटी की 20 लेक्चर लगेगी कम से कम, उसमें इतने अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। एथिक्स में आप पढ़ेंगे, और भी हर एरिया में आप पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो इंटरेस्टिंग बहुत है। आपका जो सोचने का तरीका है ना, कि कल तक आप टेररिज्म पे दूसरे तरीके से सोच रहे होंगे, आप 1.5 साल बाद देखिएगा कि खुद आप नेचुरल रूप से अलग तरीके से सोचेंगे। होता है ना कि आप जुडिशियल सिस्टम पे आपकी सोच कुछ और होगी, 1.5 साल बाद आप खुद कहेंगे कि अरे 1.5 साल बाद तो मैं ऐसे सोचता था। रिलीजन पे आपका थॉट कुछ और होगा, 1.5 साल बाद आपका थॉट बहुत अलग होगा। आप खुद ये ट्रांसफॉर्मेशन कोई एक दिन में नहीं बदलेगा, जब ग्रेजुअली आप पढ़ रहे होंगे डिफरेंट एरिया, तो खुद आपको लगेगा हाँ ये भी तो सही है, ये तो कभी मुझे किसी ने बताया नहीं। अभी तक आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव जानते थे, अब आप 2-3 पर्सपेक्टिव जानेंगे कि अच्छा इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। 2-3 जब आप पर्सपेक्टिव जानते हैं तब आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये भी ठीक है, इसका ये ठीक है, इसका ये ठीक है, इसकी ये गलत है, इसकी ये गलत है। इज इट क्लियर कि कैसे चीजें बदल रही? इसीलिए आप लोग इंजॉय कीजिए। इस न्यूज में कुछ खास नहीं है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोदी जी ने मॉस्को का विजिट किया है, और मॉस्को के विजिट के बाद ये है कि डिसीजन, ये मतलब लोगों का डिस्कशन होने लगा कि क्यों गए। यूएस के साथ भी हम बढ़िया रिलेशन बनाना चाहते हैं, रसा के साथ भी। अब यहाँ पे राइटर एक है, मोदी जी ने होशियारी भी किया है, उन्होंने कहा कि अब पता है धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं कि ट्रंप पावर में आने वाले हैं। यूएस में ट्रंप का इस समय डोमिनेशन है, और ट्रंप इज ए बिट प्रो रसा, यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं है, ही इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट द यूक्रेन। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को पता है, इसका फायदा लगा कि उन्होंने, पता है कि ज्यादा गुस्सा भी नहीं होंगे। और दूसरी चीज है कि रसा को ये लगेगा कि देखो इंडिया ने एकदम दुख भरे समय में मेरे पास आया, तो जो रसा के साथ हमारी है वो भी एक घनिष्ठता ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर हो रही है ये चीजें? ट्रंप को भी बुरा नहीं लगेगा, ट्रंप को पता है क्योंकि ऑलरेडी ही इज द ए बिट प्रो रसा, वो तो कह ही रहे हैं कि मैं आऊंगा एकदम तुरंत फटाफट सब कुछ करा दूंगा। ओके, तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने ये देखा कि मौका है, आने वाला वही है, और यहाँ पे रसा को भी खुश करना है, क्योंकि 2 साल से हम कंटिन्यूअसली नहीं जा रहे थे, तो जो हमारे रिलेशन था, जो एनुअल समिट था, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से फेल हो जाता, और रसा पे हमारी अभी भी क्रूशियल डिपेंडेंसी है। जो हम देखते हैं कि मेन यूएस का अभी जो ट्रेंड रहा है, कहीं ना कहीं हमने ये भी दिखाया है कि जिस समय मोदी जी गए थे रशिया, उसी समय इसका ये एससीओ का भी समिट चल रहा था, और वहां पे मेन जो रिप्रेजेंटेशन था वो चाइना का था, नाटो का तो चल रहा था, उसी समय एससीओ का भी रिप्रेजेंटेशन था, वहां पे चाइनीज जो प्रेसिडेंट थे वो जाने वाले थे। तो ये भी मोदी जी ने प्रूव किया कि देखिए चाइनाज के जो ये हैं प्रेसिडेंट, उनसे ज्यादा मैं इंपॉर्टेंस पुतिन का देता हूँ, इनके साथ मेरा फोटो खिंचवाना ज्यादा मैं प्रीफर करता हूँ, आपके साथ फोटो का उतना वैल्यू नहीं देता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बैलेंस हो रही थी। यहाँ पे भी लग रहा था कि जो साउदर्न ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो यूएस के लेड में, उनकी ऑलरेडी शिफ्टिंग है, वो ऑलरेडी क्वाड प्लस जा रहे हैं। क्वाड प्लस का मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे जापान, क्या क्या मैंने क्वाड में बताया था, 4 कंट्रीज का नाम बताया था, बताइए क्या? हाँ, और ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान एंड इंडिया।
यही था ना। तो इन्होंने क्वाड प्लस की बात की है, कुछ और न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, वियतनाम, इनको भी ऐड कर दें। इंडिया इनके पक्ष में नहीं था। इंडिया नहीं चाहता है कि एकदम एक आर्मी या ऐसा अलायंस लगे कि जो सिर्फ सिक्योरिटी और युद्ध करने के लिए है। हम चाहते हैं कि एक ओवरऑल सिक्योरिटी है जहाँ पे डेवलपमेंट की भी बातें हों, जहाँ पे सी लेन की प्रोटेक्शन की भी बातें हो, जहाँ पे मरीन में जो प्रोडक्शन होता है उसको भी इंप्रूव किया जाए। वो सब चीजें उसको भी लेके इंडिया ने इस पे दिखाया है कि हम उससे उतना सहमत नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। बीच में ये देखिएगा कि चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर है, हम इसको भी प्रमोट करना चाहते हैं। क्या है ये, एक बार मैं इसका रूट दिखा देता हूं। चेन्नई व्लादिवोस्तोक ये एकदम ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया है, और ये हम इसके थ्रू जाके ऐसे जाते हुए हम यहाँ पे सी रूट को डेवलप करना चाहते हैं। ये कॉरिडोर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, हम इस पे वर्क करना चाहते हैं। चीजें क्लियर हो रही हैं? कहाँ से? चेन्नई से ले जाके हम मलेशिया, ये होते हुए इंडोनेशिया से क्रॉस करते करते व्लादिवोस्तोक पे हम अपना ट्रेड का रूट बनाना चाहते हैं। क्लियर हो रही है? इसको भी इंडिया चाहता है कि प्रमोट किया जाए। दूसरी चीजें है कि ऑलरेडी हमने देखा है कि जो यूएस का स्टैंड है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड चबहार पोर्ट को लेके हम देख रहे हैं कि यूएस अभी ज्यादा एंड वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा इसके अगेंस्ट में जाने वाले हैं। इसका भी एक बार रूट दिखा देता हूं। एक दिन और दिखाया था, यहां से हम मुंबई से होते हुए जो पहले ये सी रूट थी, हम यहां से यहां पे एंट्री करना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ओके, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। क्लियर हो रही है ये? और जो चबहार पोर्ट है वो रसा का, ये ईरान का एक पोर्ट है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सैंक्शन लगने वाला है फ्रॉम द यूएस वो हार्ड होने वाला है। तो हम अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे रूट का भी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर हो रही। चबहार पोर्ट क्लियर है। चबहार पोर्ट इंडिया ने, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, जिसको चाइना डेवलप कर रहा है, तो उसके हम काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए चबहार पोर्ट बनवा रहे हैं। इस पे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ओके, आज मैं आपको ये सब क्वेश्चन पोस्ट करूंगा। चीजें समझ में आ रही हैं? कर्नाटका बिल उस दिन डिस्कस किया था, सब लोग थे, जो रिजर्वेशन को लेके है 50%, 70% कर्नाटका जो लोकल लोगों को दे रहा है। किया था ना डिस्कस उस दिन, कि नहीं, भूल गया? कर्नाटका का एक बिल था जिसको 50% रिजर्वेशन जो वहां के लोग हैं कन्नडिगाज, और 70% नॉन मैनेजमेंट वाले एरिया में। मैंने डिस्कस किया था ना कि अगर सारी स्टेट ऐसा बना दें तो फिर आदमी कहाँ जॉब करने जाएगा। तो इसी सबको दोबारा ये डिस्कशन है, तो इसको हम स्किप करते हैं आज। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अभी टाइम नहीं है तो आज कर नहीं सकते हैं। इसको भी लेके है कि एक दिन हमने डिस्कस किया था कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट एक नया लॉ लेके आ रहा है, स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल, और ये ड्रैकोनियन कहा जा रहा है। ड्रैकोनियन का मतलब इसमें ऐसे है कि आपको थोड़ा भी शक हुआ अरेस्ट कर लेंगे और आपका नॉन बेलेबल उसमें केस चलाएंगे, बहुत दिनों तक बेल नहीं मिलेगा, और इसमें पुलिस के पास बहुत पावर है। तो इसको लेके देखा जाता है कि मिसयूज हो जाएगा। जैसे होता है ना कि अर्बन नक्सल के लिए ये बना दें। अर्बन नक्सल का मतलब इनको ये है कि जो ऐसे लोग जो जो नक्सलाइट जो गांव में या जंगलों में लड़ रहे हैं, उनको शहरों में बुला के इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग या रहने सहने की जो भी व्यवस्था है वो देते हैं। तो कहीं ना कहीं डिबेट ये चल रहा है कि अर्बन नक्सल, बीच में डिबेट था कि जो लोग, मानिए जो लोग थोड़े लेफ्टिस्ट हैं या सेंट्रलिस्ट हैं, जो ऐसे बात कर रहे हैं कि मानिए कहीं ट्राइबल एरिया में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, और हमें लग रहा है कि पुलिस गलत कर रही है, गवर्नमेंट गलत कर रही है, जबरदस्ती वहां का जमीन लेके किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जा रहा है। तो होता है ना अर्बन एरिया में लोग प्रोफेसर, टीचर या जो जर्नलिस्ट है वो बोलने लगते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इसका मिसयूज करके ये कह दिया जाएगा ये भी अर्बन नक्सल है, ये नक्सलियों का सपोर्ट कर रहा है। आज वो गेटिंग ना, इसमें बहुत डिबेट चल रहा था कि अर्बन नक्सल कौन है। आप बीच में देख रहे होंगे काफी जेएनयू को लेके भी था कि ये अर्बन नक्सल है, इसके प्रोफेसर अर्बन नक्सल है। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। बड़ा डिफरेंस होता है कि कब आप नक्सलाइट का सपोर्ट कर रहे हैं और कब आप ट्राइबल का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे एक आप इंडियन है, तो अगर आप ट्राइबल को भी तो इंडियन देख रहे हैं, उनको अगर देख रहे हैं कि वो गरीब है, उनका जमीन छीना जा रहा है, तो आप बोलेंगे, कभी ना कभी दया आती है। तो ये नहीं है कि आप
उन नक्सलाइट का कर रहे हैं। नक्सलाइट तो वायलेंस को दे रहे हैं ना, आप ये थोड़ी कह रहे हैं गोली लेके चलो, आप ये कह रहे हैं कि जो आप जबरदस्ती जमीन छीन के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं वो मत कीजिए। उसी का आम जनता हमारे, वो भी एक तरीके से नागरिक है, हमारे ही भाई बहन है, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे इसी को लेके अपोजिशन कह रहा है कि आप इसका मिसयूज करेंगे, जो लोग मानिए ट्राइबल्स का सपोर्ट करेंगे उसको भी आप इसके अंडर में गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। दैट इज द मेन थिंग। ये नाव वाला बोट देखा होगा आप लोगों ने, ये केरला में बहुत फेमस है, बैक वाटर्स में चलता है, इसको लेके वो लोग एक पूरा खेल उनका होता है, पूरा वो 1 मंथ तक करते हैं जब ओनम का सीजन आता है। तो ये कंटिन्यूअसली हम न्यूज में होगा, तो एक दिन हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, इंडिया इलीगल कोल माइनिंग प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे हमारा पर्सपेक्टिव दूसरा है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि क्यों डेथ हो रहा है। अभी हमने देखा है कि जो जहरीली गैसों से जो डेथ होता है, कि इनहेलिंग द टॉक्सिक गैस, जैसे हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीला होता है, उसको उन्होंने, अब क्या होता है, जैसे मानिए ये पूरी बिल्डिंग एक जमीन के अंदर है, ठीक है, और खोखला है। क्या होता है मेनली कि जब खोखला, जैसे कोई माइन है और वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है, जैसे होता है ना कि आप उससे ज्यादा कोयला नहीं निकाल पाएंगे, बहुत खोदने पे 4 क्विंटल निकल रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां छोड़ देती हैं। उनको लगता है जब तक बहुत ज्यादा होगा तभी हम लेंगे, किनारे उनारे होगा, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, तो नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में मानिए जमीन के नीचे है, अब जो आम जनता है उसको क्या लगेगा कि 10 किलो भी कैसे कैसे खोद के निकाल लिया और 40 रुपए के भी हिसाब से बेचा तो 400 होगा, एक दिन खोदूंगा, तो वो लोग उसके अंदर भी पहुंच जाते हैं। अब रूल रेगुलेशन है नहीं, तो वो क्या करता है, कोलैप्स कर जाता है। होता है ना, माइन के अंदर कोयला निकालते जाते हैं, जमीन खाली होते जाता है, अब कब गिर जाए किसको पता। अब आम आदमी गरीब इतना, और ये जितनी भी कोल माइने हैं गरीब एरिया में, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यही सब एरिया में, मध्य प्रदेश, तो वहां पे गरीबी बहुत है, और गरीबी में लोग रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी क्या करती है, ठेका पे धीरे धीरे दे देती है। ठेका पे चुपके से दे दिया, अब ठेके पे लेके इलीगली कमा रहे, गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हो रहा है, पर्सनल ठेका दे दिया कि जाओ ये वाला एरिया खोदना, मैं संभाल लूंगा। अब वो जो जाएगा ठेकेदार, वो तो पहले घूस दिया है नेता को, वो क्या करेगा, जो वर्कर्स लगाएगा उनको देगा हेलमेट वेलमेट सब कुछ, रिसर्च करवाएगा कि कहाँ पे गिर सकता है कहाँ नहीं गिर सकता है, पूरा उसमें जो सपोर्ट लगता है वो नहीं लगवाते हैं, भेज देते हैं लोगों को 100 रुपए 200 रुपए दे के कि जाओ खोद के लाओ हम बेचेंगे। और आम जनता गरीबी अगेन, तो वो 100-200 पे अंदर चली जाती है। अब जब घटना घटता है तब समझ में आती है ना कि अरे नहीं आना चाहिए। ऐसे तो लगता है ठीक है इतना बड़ा है, आज तक नहीं गिरा तो मैं जाऊंगा तो कैसे गिरेगा, पर घटना कभी घट सकती है ना, वो कभी भी। और खासकर आप जब खोदना स्टार्ट करते हैं तो वाइब्रेशन होता है, और ऐसे में गिरने के जो मानिए कहीं लटका उटका है वो हिलेगा, जब 10 लोग अब खोदना स्टार्ट करें तो हिलता है थोड़ा थोड़ा, तो उसके गिरने का चांस और ज्यादा हो जाता है। चीजें समझ में आ रही हैं। दूसरी चीज ये है कि रैट होल, जो रैट होल माइनिंग होता है, कि हल्का सा, जैसे आप मेघालय उघालय में देखिएगा, छोटा सा वो सुरंग करते हैं, हल्का सा होल करेंगे, उसी में नीचे जाएंगे एकदम झुक झुक के, और वो कोयला निकाल के फेंकते जाते हैं, एक रस्सी से बाहर से खींचते जाते हैं। जैसे मानिए माइन का पहाड़ है और वहां पे किसी को पता नहीं है कि माइन है, जैसे इंडिया में माइंस बहुत हैं, कोल माइंस, खासकर मेघालय में या ये सब छत्तीसगढ़ वाले एरिया में माइंस हैं खूब। तो लोग जो गरीब है वो धीरे धीरे रेट माइनिंग करना चाहते हैं, और ऐसे केस में जब अंदर जाते हैं तो कहीं कहीं होता है कि कहीं आपने खोदा और उसके जैसे होता है ना कि एक, ये मानिए वो ये जैसे जमीन के अंदर का माइन है, और यहाँ पे कई लेयर बने हैं, होते हैं ना कई लेयर पत्थरों के, आप यहाँ तक खोद लिए, यहाँ से यहाँ तक खोद के आपने पूरा कोयला निकाल लिया। अब हो सकता है इस 2 लेयर के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा भरा हो, होता है ना, उसी के अंदर में टैप्ड होता है पत्थरों के बीच में। अब आपने जो ये खोदा, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड एकाएक हुआ, और आप 20 फीट अंदर हैं, जब तक आप भाग के बाहर जाएंगे तब तक उसका इंपैक्ट आ जाता है, यू डाई। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है। इक्विपमेंट नहीं है, उनका सेफ्टी प्रोसीजर नहीं है, एक तो लीगल तरीके से नहीं करते हैं, जो पॉलिटिशियंस का है उसका हाथ है। ये सब रीजन है कि कोल माइनिंग में जो मेनली है वो डेथ हो रहा है। अब कोल माइनिंग को लेके सेंटर स्टेट में हमेशा झगड़ा होता है कि कौन इसका मतलब
रेगुलेट करेगा, इस पे किसका अधिकार है। अभी हम लोगों ने पढ़ा माइनिंग को भी लेके अधिकार था, टैक्सेशन को भी लेके अधिकार था। अब यूनियन गवर्नमेंट करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का केस आ रहा है। अब अगर माइनिंग, भले मैं कह रहा हूं कि टैक्सेशन मेरा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आपका है ना। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो रूल्स रेगुलेशन है वो इंप्लीमेंट स्टेट करेगा, स्टेट सब्जेक्ट है। क्लियर हो रही है? जो हमारा लिस्ट पढ़ा था ना, शेड्यूल 7, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो लिस्ट 2 में लिखा है। तो वो कह रहे हैं कि टैक्सेशन तुम हम ले सकते हैं, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, आप इंप्लीमेंट करेंगे कि किसको कितना इक्विपमेंट, हेलमेट देना है, किसको ये मास्क देना है, किसको वहां पे कितना सपोर्ट लगाना है, ये तो आप इंस्पेक्ट करवाएंगे ना। तो ये सब मिसिंग है एंड दैट इज द मेन थिंग। हम देखते हैं कि इसमें कोल माफिया का काफी हाथ है। कोल माफिया लीडर्स कोल माफिया को ठेका देते हैं, कोल माफिया करवाता है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए करवाएगा। और हमने देखा कि अभी काफी इसके खिलाफ केसेस थी। बीजेपी का जो असम में था, बीजेपी के कई लीडर के खिलाफ केस यहाँ पे था, वहां पे गवर्नमेंट बीजेपी की है। और हमने देखा था कि इसमें कई लीडरों का इलीगल माइनिंग में था। लेकिन यह है कि पावर में हम है तो केस कैसे होगा, रजिस्टर्ड ही नहीं होगा। दिस इज द मेन थिंग। तो चीजें समझ में आ रही है क्या क्या है। हमने कोल माइनिंग, कोल का जो है नेशनलाइजेशन कब किया था? इंदिरा गांधी के टाइम पे किया था। पहले कोल प्राइवेट प्लेयर में था, उसके बाद हमने धीरे धीरे नेशनलाइजेशन किया था। पहले हमने कोकिंग कोल का किया और बाद में नॉन कोकिंग कोल का किया। व्हाट इज द कोकिंग कोल एंड व्हाट इज द नॉन कोकिंग कोल, किसी को पता है? कोकिंग कोल एंड नॉन कोकिंग कोल, क्या क्या? एकदम आप सही जा रहे हैं, लेकिन मेन डिफरेंस ये होता है, जैसे इसको अच्छे से डिफाइन करें, इन्होंने तो सिर्फ नाम हिंदी में बताया है। जो मेन डिफरेंस होता है, जो कोकिंग कोल होता है वो ज्यादा अच्छे क्वालिटी का होता है, उसमें धुआं कम निकलेगा। आप देखते होंगे ना, दो तरीके का कोल होगा। एक होता है खूब बढ़िया से जलता है तो कहते हैं बढ़िया एकदम अच्छा वाला कोल है, उसको कोकिंग कोल कहते हैं। स्टील इंडस्ट्री में कोकिंग कोल का यूज होता है। और जो नॉन कुकिंग कोल होता है उसमें धुआं बहुत होगा, राख बहुत होगा, जितना जलेगा नहीं उससे ज्यादा राख होता है, तो वो नॉन कुकिंग कोल होता है, उसका स्टील इंडस्ट्री में नहीं होता है। तो धीरे धीरे हमने माइनिंग किया। पहले हमने नेशनलाइजेशन कोकिंग कोल का किया, बाद में नॉन कोकिंग कोल का किया। समझ में आ रहा है आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोकिंग कोल एंड नॉन कोकिंग कोल? क्लियर हो रहा है? ये इस पे क्वेश्चन आएगा, लिख लेंगे व्हाट इज द रीजन फॉर द, ये जो इलीगल माइनिंग हो रहा है, क्यों सेफ्टी मेजर को हम नहीं लगा पा रहे। ये सब चीजें समझ में आई है जो मैंने समझा है, व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, इसी पे क्वेश्चन लिख लीजिए। फिर एग्जामिन द रोल ऑफ नेशनल एंड स्टेट लेजिस्लेशन इन रेगुलेटिंग कोल माइनिंग एक्टिविटीज इन इंडिया। Examine the role of national and state legislation in regulating coal mining activities in India. 150 words. Take the role of national and state legislation in regulating coal mining activities in India. आपको समझ में आ रहा है? हिंदी का कोई इश्यू इसमें? इसमें एग्जामिन करना है कि अभी तक क्या स्थिति है, कैसे चीजें हो रही हैं। एग्जामिन का मतलब होता है ना, आपका पेपर को एग्जामिन करता है तो देता है ना, करता है कि ये आपने सही लिखा, ये गलत लिखा, ये सही हो सकता है। तो कोल में जो हम रेगुलेशन कर रहे हैं उसमें कहाँ सही है कहाँ गलत है आपको ये बताना है। एग्जामिन कहीं पे लिखा हो तो आपको सही गलत बताना है और उसको बाद में आपको कंक्लूड करना है। यहाँ पे एग्जामिन है, मतलब आप अपने आप को एग्जामिनर समझिए। आप नंबर दे रहे हैं, नंबर काटेंगे तो जस्टिफाई करेंगे ना नंबर क्यों कट किया है, तो यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन। क्लियर हो रही है? कोई डाउट? आप पूछा कीजिए क्लास में एकदम, ठीक है ना? और किसी को डाउट? यू ओके। लास्ट रवांडा को लेके, रवांडा इज ए कंट्री इन द वेयर, इन अफ्रीका। मैप खोलिए आप लोग, शकल देख के लग रहा है कि नहीं पता है। रवांडा, वेयर इज रवांडा? अफ्रीका। ये अफ्रीका एक दिन और लोकेट करवाया था, रवांडा एक दिन और न्यूज में था। ये अफ्रीका है। अफ्रीका का तो मैप देखा होगा आप लोगों ने, एकदम मिडिल में है रवांडा। दिखा रवांडा कहीं आप लोगों को? कांगो के बगल में युगांडा एंड रवांडा। थ्री इडियट में बोलता नहीं है वो, युगांडा से वो पढ़ के आया होता है।
हाँ, युगांडा, युगांडा के बगल में रवांडा। विक्टोरिया लेक के जस्ट बगल में है विक्टोरिया लेक, लेकिन टच नहीं करता है, तंजानिया उसको टच करता है। विक्टोरिया लेक और तंजानिया इसके बीच में है, तो विक्टोरिया लेक को ये टच नहीं करता है। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम लोग मैप देखेंगे ना तो चीजें याद होंगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैप सबने ले लिया होगा, एटलस, एटलस खरीदिए, डेली हम 4-5 चीजें मैप में देखेंगे तो नेचुरली चीजें याद हो जाएंगी। मैंने कभी बैठ के नहीं याद किया, लेकिन मुझे मैक्सिमम चीजें पता होती हैं, क्योंकि मैं इतनी बार देखता हूँ हर बार कि वो लोकेट होने लगता है। नेचुरल रूप से चीजें याद होनी चाहिए, रट के नहीं, ठीक है। तो मैप लाइए और ये हम लोकेट करेंगे। जब भी मैप लोकेट करेंगे तो हम अगल बगल देखेंगे क्या है। इसके बगल में क्या है, तंजानिया है, ऊपर क्या टच कर रहा है, युगांडा, और इधर कॉन्गो। ओके, तो विक्टोरिया लेक इधर है जो इसको टच नहीं करता, दैट इज फेमस। इधर काफी आगे इधर हम देखेंगे सी है, कौन सी सी है, अरेबियन सी, और इधर अटलांटिक ओशियन। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट। धीरे धीरे और भी आपको देखना हो, केनिया, इथोपिया, ऊपर नीचे करके देखते रहे, रेड सी। इंटरेस्ट लेके क्यूरियोसिटी से आप लोग देखा कीजिए चीजों को, ये सब ठीक है। यहाँ पे अभी इलेक्शन हुआ है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है 99% वोट से पाए हैं। आप समझ रहे हैं, 100 में 99 लोगों ने वोट दिया। इतना तो गांधी जी को भी नहीं मिलता अगर वो लड़ते तो, कांग्रेस को आज तक नहीं मिला। कांग्रेस जब फ्रीडम स्ट्रगल लड़ी थी उसके बाद भी जब इलेक्शन हुए थे मैक्सिमम 48% मिला है। पूरा फ्रीडम स्ट्रगल वही लोग लड़ रहे थे, सारे फेमस नेता उन्हीं की तरफ से थे, फिर भी आज तक किसी को 50% से वोट ज्यादा नहीं मिला है। आज तक रिकॉर्ड है, मोदी जी इतने फेमस है फिर भी नहीं टच कर पाए। 46, 47, 48 इतने पे ही रह जाते हैं। इनको 99% मिला है। ओके, मतलब 1-2% तो इनवैलिड भी तो वोट होते होंगे, लोग इस पे दबाते हैं उस पे दब जाता है, मतलब इनवैलिड मान लिया 100% समझ लीजिए इन्हीं को वोट मिला है। आ जाओ गेटिंग ना। अब ये होता है कि इतने करिश्मा कैसे किया। करिश्मा ये है कि जब वहां पे 1994 के आसपास वहां पे लड़ाई हुई थी, वहां पे 2 ट्राइब रहते हैं, हुतू एंड तुत्सी। हुतू एंड तुत्सी, हुतू कहाँ गया, हुतू, हुतू एंड तुत्सी दिखाई दे रहा है बैक साइड में। हुतू के उस समय प्रेसिडेंट थे, वो एरोप्लेन से आ रहे थे। तुत्सी उस समय मेजोरिटी में थी और तुत्सी के लोग कुछ डिमांड लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां के प्रेसिडेंट के खिलाफ, वहां का जो हुतू कम्युनिटी था। अब आ रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, प्लेन क्रैश कर गया, तो हुतूज को लगा कि इन्हीं लोगों ने मारा है। हुतूज वहां मेजोरिटी में थी, जैसे यहाँ पे हिंदू और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी। अब हिंदू का प्रेसिडेंट, वहां पे माइनॉरिटी विरोध कर रहे हैं। अब हिंदू का जो आ रहे थे, प्लेन क्रैश कर गया। अब लोगों को ये लगा कि किसने मारा है, माइनॉरिटी ने। अब क्या होगा, वही वहां पे भी हुआ, तुत्सी के खिलाफ पूरा सिविल वार, एक तरीके से परसिक्यूशन स्टार्ट हुआ और कुछ नहीं तो 8 लाख लोगों को मार दिया गया, हुतूज ने मार दिया। उसके बाद इन्होंने जो प्रेसिडेंट जीते हैं उन्होंने अपना खुद का पार्टी बनाया था, उसका नाम था रवांडा पेट्रियोटिक फ्रंट। रवांडा पेट्रियोटिक फ्रंट तुत्सी का था, ये भी तुत्सी के थे और ये कहीं ना कहीं उसको भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक तरीके से ये शांति के लिए कोलैबोरेट करने के लिए एक स्टार्ट किया मुहिम और उन्होंने पीस अचीव कर लिया। और इसमें सिर्फ तुत्सी को ही नहीं मारा, जो मॉडरेट हुटूज थे, माना जाता था कि अरे ये शांति की बात करें, उनको भी मारा, एकदम एक्सट्रीमिज्म पे हो गया। जैसे समझिए कि 1984 इंदिरा गांधी डेथ, 6 रायट हो गया था ना, तो सेम कंडीशन वाज हियर। तो ये जो थे पाउल, क्या नाम है, कगामे, वो इस समय मेन लीडरशिप में आए, उन्होंने ये सब चीजें शांत करा के इलेक्शन लड़ा तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। और उसके बाद ये भी देखा गया है कि वहां पे जो रवांडा है वहां पे कंटिन्यूअसली ग्रोथ हुआ है, 7%, 8% से इकोनॉमी ग्रो की है और वहां पे जो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं वो भी बढ़े हैं कंटिन्यूअसली, ये एक है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि वहां पे इन्होंने कहीं ना कहीं सप्रेशन किया है, वहां का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको, उनका डिफरेंस राइट को कट किया। पॉलिटिकल पार्टी में कोई विरोध कर रहा है तो उसके जेल में डाल दिया, पॉलिटिकल पार्टी में जो अपोजिशन है उसके फोन टैपिंग,
उनके मतलब पूरा सर्विलांस लगाना होता है ना, कौन कहाँ जा रहा है, अपोजिशन वाला किससे बात कर रहा है, वो सब इन्होंने करा है। ये भी इनके खिलाफ ये आरोप है। कहीं पे यहाँ पे है ये सब चीजें। तो ये सब चीजें अफ्रीका में ये कॉमन है, वहां पे बहुत जगहों पे चल रहा है ये सब चीजें। चीजें क्लियर हो रही हैं? कोई कंफ्यूजन इसमें? आपको बस इतना जानना है कि रवांडा का है कौन, पॉल कगामे वो है, और क्या हुतूज एंड तुत्सी दो कम्युनिटी थे। हुतूज आर द मेजॉरिटी एंड तुत्सी माइनॉरिटी, उनके बीच में लड़ाई का जो भी मान। लास्ट है, इज देयर ए राइट वे टू पोर्ट्रे द सेक्सुअल वायलेंस ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे है कि आप जिस चीज को जैसे दिखाते हैं समाज में वैसे ही होते हैं, और आजकल जो क्राइम सीन है जो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसको ऐसे जैसे ग्लैमरस करके दिखाया जाता है। होता है ना कि आप गाने वाने भी देखेंगे तो दैट इज द थिंग दैट इज इम्पैक्टिंग द ओवरऑल सोसाइटी। तो इसको लेके हो रहा है कि कैसे जो डिपिक्शन है रियल, जो हम एग्रेशन है यूथ में या लोगों में, वो हम बढ़ा दे रहे हैं ये सब चीजें दिखा के। तो ये डिबेट हमेशा चलता है कि जो सोसाइटी सीखती है वो कहीं ना कहीं पिक्चर देख के सीखती है, और पिक्चर सोसाइटी देख के बनता है। तो हमें जब भी ये सब सीन दिखा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसकी सेंसिटिविटी को भी दिखाना चाहिए, और जो राइट पक्ष है कि आप वायलेंस दिखा रहे हैं लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं कीजिए, तुरंत आपको दिखाइए कि वो गलत भी है, तब सही इंपैक्ट पड़ेगा। आपने वायलेंस दिखाया लेकिन ऐसा नहीं वो हीरो कर रहा है और लास्ट तक उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप वायलेंस दिखाइए लेकिन उसको एक तरीके से मैसेज भी दीजिए कि दिस इज नॉट गुड थिंग, देन थोड़ी सोसाइटी में सही होगा। क्योंकि हम लोग बहुत कॉपी करते हैं, मूवी देखा आज नहीं कॉपी कर लिया। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि करवा चौथ पहले कोई नहीं रहता था, पंजाब की ट्राइबल कम्युनिटी थी, छोटे एरिया में रहते थे। DDLG आया, शाहरुख खान ने एकदम फेमस कर लिया, बिहार में भी लोग लगाते हैं। मैं दिल्ली में रहता था, मेरी जो कुक थी वो बिहार की थी, एक दिन नहीं आई, करवा चौथ था। तो मैंने पूछा अगले दिन क्यों नहीं आई, तो बोली कि करवा चौथ था। तो मैंने कहा आप तो बिहार की हैं, वहाँ पे तीज उज मनाया जाता है, इससे क्या लेना आपको। तो कहा नहीं नहीं मैं बहुत मानती हूँ, थोड़ा भी मत बोलिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो शाम को तो लोग खा लेते हैं, फिर सुबह आना चाहिए। तो नहीं नहीं मैं ये छोटा मोटा वाला व्रत नहीं रहती, मैं सुबह तोड़ी हूँ, एकदम प्योर तरीके से। नहीं होता है कि एकदम अपना भी मिक्स कर दिया, जैसे होता है ना व्रत में देखा जाता है जो जितना ज्यादा भूखा है उसको भगवान उतना ही मानेंगे। तो नहीं आदमी और दिखाता है कि मैं बहुत ज्यादा वाला, तो वो एक स्टेप आगे चली गई। मैंने लो मतलब अभी तक नॉर्मल उनमें जो होता है वो शाम को खा लेते हैं 8 बजे, चादर निकलता है खूब बढ़िया मस्ती में खा लेते हैं। अब यूपी बिहार में नहीं, हमें जो तोड़ते हैं वो क्या कहते हैं, अगले दिन कुछ नाम है उसका, तोड़ा जाता है कुछ, हाँ कुछ ऐसे बोलते हैं, तो वो पूरा तोड़ ओड़ के अगले दिन शाम को आए। तो दैट इज द कॉपी कैट, नथिंग टू डू विद द एनीथिंग। नहीं होता है कि आप अभी एक न्यूज हम लोगों ने पढ़ा था कि साउथ का कोई मॉल था, वहां पे धोती कुर्ता पहन के गए तो घुसने नहीं दिया। अभी बहुत बवाल चल रहा है, उस मॉल को 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो अपना ही धोती कुर्ता ये हमारा है, हम इसको नहीं मान रहे, हम जींस और टी शर्ट को मॉडर्न मान रहे हैं। आजो गेटिंग ना, जो हमारा है वो नहीं, हम ये दिखाने की कोशिश करें कि हम बड़े हैं। जैसे होता है ना करवा चौथ पंजाबी करते हैं, पंजाबी अमीर होते हैं, मैक्सिमम फॉरेन में है, बड़े बड़े लैंड है, पिक्चरों में वही है, ये सब कपूर खानदान सब वही है। तो हमको ये दिखाना होता है कि बड़ों का कॉपी करके हम वैसा बन जाए। काम उम नहीं करें, पढ़ाई लिखाई या वो बिजनेस उसने नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा कपड़ा पहने और उनका कल्चर कॉपी कर ले। दिस इज द थिंग, दैट इज द मेन थिंग। इसको क्या कहते हैं, संस्कृताइजेशन कहते हैं। आप सोसाइटी की जब पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज होता है संस्कृताइजेशन। तो नहीं होता है कि आप बड़ा होना चाहते हैं सिर्फ कॉपी करके, व्रत रह के आप दिखाएंगे नहीं, मतलब आप बड़े हो गए। दैट इज द थिंग, दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो पिक्चरों में ये सब इम्पैक्ट पड़ता है। Okay, so here we will conclude our session. Thank you for joining the session. All the best. Thank you. कहीं ऐसा जो नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है चीजें?